नमस्कार, आप देख रहे हैं ET नौ स्वदेश। मैं हूं अजय शर्मा, मेरे साथ प्रियंका और मानसी, और बहुत ही शानदार विजुअल्स के साथ हम आज शो की शुरुआत करेंगे, जिससे इकोनॉमी को ही नहीं बाजार को भी काफ़ी राहत मिलेगी, और आपको और हमको जो गर्मी से जूझ रहे हैं और ह्यूमिडिटी से जूझ रहे हैं उससे काफ़ी राहत मिलेगी। खुशखबरी ये है कि दोनों महानगरों में, मुंबई और दिल्ली, दोनों शहरों में 62 साल के बाद एक साथ मानसून ने आगाज़ किया है। इनफैक्ट आज सुबह में आधा घंटा पहले निकला और उसके बाद भी ऑलमोस्ट टाइम पे पहुंचा, क्योंकि ये एडजस्टमेंट जो है ना, जितना समय आप समझती हैं कि आपको ऑफिस आने में लगेगा, उससे डबल लगेगा। और ये मुंबई मानसून की खासियत है। चाहे आप किसी भी साधन से निकलें, चाहे बस से, ट्रेन से, गाड़ी से, पैदल, लेकिन उसको 2x कर दीजिए आप, क्योंकि आपकी स्पीड थोड़ी सी धीमी हो जाती है। लेकिन ये शानदार विजुअल्स आते हुए वीकेंड को मौसम बहुत ही प्यारा था। एटलीस्ट दिल्ली, मुंबई का तो, दिल्ली की मुझे खबर नहीं है, लेकिन दिल्ली में भी मौसम बहुत अच्छा। आप बात की होगी, आप छुट्टी से बारिश लेकर आए। देखिए, अब तो BSC की बिल्डिंग में बूंदे भी गिर गई। ये जो बस आ रही है दिल्ली की है। हाँ, दिल्ली की तस्वीरें भी है दिल्ली में, लेकिन क्या है कि वाटर लॉक बहुत जल्दी हो जाता है। आप तो दिल्ली की सड़कें पहचानती होंगी, अब तो विजुअल में पहचान सकती हैं। ये वाली सड़क है, वहाँ पे वाली दुकान है जहाँ से मिठाई खरीदते थे। ओल्ड दिल्ली के पास की जगह है, और जहाँ काली पीली दिखी वो मुंबई है। बिल्कुल। बाजार में थोड़ी सी जो आपको मायूसी सी दिख रही थी, शायद मानसून के आ जाने से और इसी खबर से वो काफी हद तक अरेस्ट होने की कोशिश तो है, लेकिन बहुत सारी ट्रिगर्स हैं इस हफ्ते। बहुत सारी चीजें हैं। ग्लोबली काफी मामला कमजोर होता हुआ नजर आया पिछले हफ्ते। लेकिन वीकेंड पे तो सिर्फ व्हाट्सएप पे यही बातें चल रही थी कि निफ्टी कितना गिरेगा मंडे को। लेकिन हुआ नहीं खास। हुआ कुछ नहीं, क्योंकि डीएस्केलेशन हो गया कि एक बड़ी जो टेंशन हो सकती थी, आई डोंट नो कितनी बड़ी थी वो, लेकिन वीकेंड पे तो बड़ी दिख रही थी पिछले 2-3। हाँ, मतलब हम सब ने जब पढ़ी वो खबर, आप रशिया वाली खबर के बारे में बात कर रही हैं, तो उस समय थोड़ा सा घबराहट का माहौल था। लेकिन मुझे लगता है ग्लोबली कुछ ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। उससे पहले ही अगर आप देखें, पिछले हफ्ते अगर आप पूरा देखें, अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी का डाउ और नैस्डैक का चार्ट दिखाई दें, तो बाजार जो थोड़ा टॉप आउट होना पिछले हफ्ते ही शुरू हो गया था। मैं एकदम राइट टाइम पे छुट्टी पे गया था। अगर आप देखें पूरे हफ्ते नैस्डैक और ये अपना करीब 1.5-2% ऑलरेडी टॉप आउट हो गया। सही समय पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देकर गए थे। एग्जैक्टली। इंडियन मार्केट में भी कुछ ऐसा ही हाल था। सेंसेक्स तो खैर नया हाई बनाया, लेकिन उसके बाद हल्का सा टॉपिंग आउट का पैटर्न आपको नजर आया ग्लोबल मार्केट में। इनफैक्ट अगर आप देखिए कि ये रशिया के थोड़े से हिस्से में जो एक अटेम्प्टेड कू हुई, वैगनर ग्रुप ने जो अटेम्प्ट किया, उसका बहुत ज्यादा असर आपको दुनिया भर के बाजारों में नहीं नजर आया। क्योंकि अब जो भी कहिए, वॉर जो है, एटलीस्ट यूक्रेन में कोई नई बात बहुत बड़ी निकल के नहीं आती है, तो बाजार गिरेगा नहीं। एक्चुअली आर्म्ड लोडेड कंट्री है रशिया, सो इसलिए थोड़ा सा डर लगता है सुनकर कि क्या कुछ हो जाए। लेकिन ये मिलिट्री ग्रुप, प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप था, बड़ा खतरा नहीं। एक समय में ये पुतिन साहब के लिए काम करते थे। तो ये मामला हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरह से हैंडल हो गया। इस हफ्ते आपको FOMC के जो पावल साहब हैं, उनकी कमेंट्री पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने, जैसा कि हम बात कर रहे थे पहले, FOMC की मीट ने आके ये बता दिया था कि 2 हाइक्स और आएंगे। तो जैसे ही उन्होंने ये बात बोली थी कि 2 हाइक्स और आएंगे, अगली 2-3 पॉलिसीज ऑलरेडी फैक्टर इन हो गई कि अभी पॉज है, बट 2 और की गुंजाइश छोड़ के उन्होंने एक पॉसिबिलिटी टेबल पे छोड़ के वो चले गए थे। तो इसलिए यूएस मार्केट अपनी तर्ज पे करेक्ट हो रहा है, वो किसी ग्लोबल क्यू की वजह से करेक्ट नहीं हो रहा है। अपने वेट के नीचे थोड़ा सा करेक्टिव फेज आपको यूएस मार्केट में नजर आ रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि FOMC कमेंट्री आएगी, पावल साहब भी कमेंट्री आएगी, तो बाजार नजर तो रखेगा, लेकिन इससे ज्यादा इस समय ग्लोबल होराइजन पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो ग्लोबल होराइजन पे तो सुस्ती है, लेकिन भारतीय बाजार पिछले हफ्ते बड़ी पेशेंस को टेस्ट किया अजय आपकी एब्सेंस में, क्योंकि सेंसेक्स के रिकॉर्ड के बाद उम्मीदें थी। इनफैक्ट हर रोज हम पार्टी पॉपर्स यहाँ लगाते थे, टी-शर्ट्स भी रखते थे, लेकिन निफ्टी बिल्कुल कह सकते हैं कि रिकॉर्ड लेवल से 1-1.5 अंक तक पहुंचने के बाद भी टच नहीं कर रहा था। जी हाँ, देखिए सेंसेक्स ने तो रिकॉर्ड हाई लगा दिया, सबसे पहले बैंक निफ्टी ने लगाया था। अब निफ्टी की औपचारिकता बाकी रह गई है, लेकिन आप देखिए कि मिड कैप स्मॉल कैप काफी अच्छा रैली कर चुके हैं पिछले 10-15 दिनों में। वही सबसे बड़ा गैप भी था। इनफैक्ट स्मॉल कैप इंडेक्स 15% दूर था अपने ऑल टाइम हाई से। पिछले 15-20 दिनों में वहां भी रैली अच्छी आई। तो बाजार इस समय अगर आप देखें, फ्राइडे को जो निफ्टी का अगर आप चार्ट देखें, तो एक चैनल, अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को क्रॉस के नीचे गिरता हुआ नजर आया। ये अच्छा साइन नहीं है। नियर टर्म में आपको FIDI से भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग नजर आई है, तो लग रहा है कि एक मुनाफा वसूली स्ट्रक्चरली कुछ बदला नहीं है। इनफैक्ट मानसून के आने की वजह से मूड सुधरेगा ही, लेकिन एक थकावट सी बाजार में, ऑर्डिनरी थकावट सी आती हुई नजर आ रही है। आपको अपने स्टॉप लॉसेस क्लोजली
ट्रैक करने पड़ेंगे। 18,500 18,600 के आसपास बहुत मजबूत सपोर्ट है। अगर हम वहां तक गए तो डिप्स पे बाइंग का रुझान आपको दिखाई दे सकता है। 43,000 43,500 बैंक निफ्टी के ऊपर नजर रखिए, वो बहुत मजबूत जोन है, लेकिन फ्राइडे को हमने वहां भी कमजोरी नजर आई। ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है और क्यूज दिस वीक हम आपके लिए लेके आएंगे। एफओएमसी की कमेंट्री पे तो आपको नजर रखनी ही पड़ेगी, लेकिन इस हफ्ते बहुत सारी एजीएम्स हैं, बहुत सारे आईपीओ खुल रहे हैं। अगर आप देखें पिछले 15-20 दिनों में जितने ब्लॉक डील्स हुई हैं, अब आईपीओ आने वाले हैं। ये बड़े ब्लॉक डील और आईपीओ भी बाजार से लिक्विडिटी नियर टर्म में, एकदम शॉर्ट टर्म में सक आउट करने का असर डालते हैं, तो उस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात तो ये हुई है कि मानसून की वजह से मूड सुधरता हुआ नजर आएगा। अभी भी एफआईआई डीआई बहुत बड़े होलसेल सेलिंग के मूड में नहीं है, अर्ली साइंस हैं। देखना पड़ेगा कि ये गहराती है बात या यहीं पे टैकल हो जाती है। तो चलिए, ट्रंकेटेड वीक है, मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है और ट्रिगर्स कई सारे, और ये है कैश मार्केट में एफआईआईस का ट्रेंड जो आप देख रहे हैं 8 जून से लेकर 23 जून तक का। लेकिन ओपन इंटरेस्ट और साथ ही प्रीमियम्स को ध्यान में रखते हुए अगर ट्रेंड देखेंगे, निफ्टी में लॉन्ग अनवाइंडिंग और ट्रेंड बैंक निफ्टी में फ्रेश शॉर्ट्स का है। एफएनओ के डेटा की पोजीशनिंग आज हमें अंश बता रहे हैं। गुड मॉर्निंग अंश, बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी जी। और जैसा अजय जी ने कहा कि निफ्टी ने एक अपवर्ड स्लोपिंग सपोर्ट से तोड़ दिया हुआ है और एक नेगेटिव सेंटिमेंट बन चुका है, सेम एफएनओ में भी नज़र आ रहा है। कुछ मंदी के संकेत है शॉर्ट टर्म के लिए एटलीस्ट। जून सीरीज़ में देखेंगे तो निफ्टी में लॉन्ग अनवाइंडिंग की पोजीशन बनी है और जो ओआई गिरा हुआ है 12% से गिरा हुआ है। बैंक निफ्टी में भी फ्रेश शॉर्ट्स की पोजीशन ली गई है और इसमें ओआई 1% से बढ़ा हुआ है। अगर ऑप्शंस में देखें तो 18,700 का पुट ऑप्शन सबसे ज़्यादा एक्टिव रहा है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है 59,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़े हैं और फ्रेश लॉन्ग की तरफ से बढ़े हैं ऑप्शन में। ये एक हम बोलेंगे अपोजिट है टू व्हाट फ्यूचर में हो रहा था। और अगर बैंक निफ्टी में देखें तो इसमें भी फ्रेश शॉर्ट्स नज़र आ रहे हैं ऑप्शन के मामले में देखेंगे तो। और एफआईडीआई डेटा देखा जाए तो दोनों में बिकवाली नज़र आ रही है। और राइट, तो एफएनओ का डेटा, शुक्रिया अंश ये जानकारी देने के लिए। एफआईज ने छोटी सी की है फ्यूचर्स में बाइंग सेलिंग, ऑप्शंस में लेकिन बड़ा है। अभी ऑप्शंस का डेटा ना कभी भी क्लियर नहीं हो पाता कि ये बाई साइड है सेल साइड है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में प्लस किया है। और हमने देखा था कि पिछले हफ्ते भी थोड़ी सी जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है ना एफआईज की, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी कम हुई है, लगभग अब 50% के आसपास थी। तो अब देखना होगा कि फर्दर आज किस तरह के सिग्नल्स मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट है प्रियंका। ये वाली प्लेट डायरेक्टर से अगर आप होल्ड करके रखें कि निफ्टी जो पीसीआर है 0.8 है, बैंक निफ्टी का पीसीआर ही 0.8, तो अगर आप सिर्फ पीसीआर के डेटा को देख के अगर आप एक अंदाजा देना चाहें तो बाजार बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड ओवरबॉट हो चुका था। लेकिन ये 1 के ऊपर जाके वापस नीचे आ गया 0.8 की तरफ। तो ये जो बाइंग पे जो हम बात करते हैं ना, डिक्लाइन में बाइंग आएगी या नहीं, ये काफी हेल्दी दिखा रहा है ये डेटा। ठीक है, चलिए हेल्दी है डेटा, ये देखना होगा। लेकिन ये जो आप बड़ी ब्लॉक डील्स की भी बात कर रहे थे ना, क्योंकि एक्चुअली ठीक बात है कि एफआईज का इतना सारा फिगर आपको लास्ट वीक भी देखने को मिला, लेकिन उसमें कितना सारा तो ब्लॉक डील्स का था। 40,000 करोड़ के आसपास तो सिर्फ ब्लॉक डील्स जून में देखने को मिल रही है। जी हाँ, ये साइन ब्लॉक्स निकली हैं। जी हाँ, ये साइन हम निकुंज से भी बात कर रहे थे इसके बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कि जो इंस्टीट्यूशनल बड़े होल्डर्स हैं, चाहे वो प्रमोटर हों, चाहे वो बड़े प्राइवेट इक्विटी हों, वो इस समय बाजार के मूड को देख के अपना माल बाजार में लेके आ रहे हैं। ये एक तरह का साइन हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनको बाजार टॉप एंड ऑफ द रेंज पे नजर आ रहा है। एक बात और हुई है वीकेंड में, आपको याद होगा हमने डिस्कस भी थी कि टाटा म्यूचुअल फंड ने अपने स्मॉल कैप फंड्स में ना लमसम इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दिया है। ओके। और हम देखते हैं कि जितने भी स्मॉल कैप फंड चलाते हैं, टाटा, डीएसपी, कई लोग, वो लोग लमसम पैसा लेना तब बंद करते हैं जब नियर टर्म में बाजार बहुत एटलीस्ट वो स्पेस मिड कैप स्मॉल कैप बहुत खिंची हुई नजर आती है। ओके, और तो ये भी एक साइन है। तो वैसे भी जितने भी मैक्सिमम फ्लोज पिछले 6 महीने में देखे वो मिड कैप में और स्मॉल कैप में गए। इनफैक्ट 6 मंथ्स के हाईएस्ट थे स्मॉल कैप में। जी हाँ, अगर आप ये देखें ना एसआईपी डेटा, उसमें डिटेल में जाके देखें सारा पैसा उधर ही जा रहा था, उधर ही जा तो वहीं खिंचा है बाजार। तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, इस समय मार्केट की बातचीत कर लेते हैं हम शुरू। प्रशांत हमारे साथ, प्रशांत सावंत जुड़ चुके हैं और भी पैनलिस्ट हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। प्रशांत, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बात करने के लिए। हफ्ते की शुरुआत, क्या सेटअप आपको नजर आ रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी का इस समय? जी अजय जी, प्रियंका, वेरी गुड मॉर्निंग टू द पैनल एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। तो जब हम पिछले सोमवार मिले थे तब एक चीज मैंने बहुत क्लियरली कही थी कि
आपको अगर निफ्टी फ्यूचर जून में 18,940 50 दिख जाए तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। वो 50 जो इमोशनल पॉइंट्स है उसके लिए हो जाए कि आप 150-200 पॉइंट गवा दो तो आप प्रॉफिट बुक करके इंडेक्स स्पेसिफिक लॉन्ग से बाहर रहिए। इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट कीजिए बट वेट कीजिए। तो बिल्कुल उसी तरह से प्लान आउट हुआ 18,940 50 के बाद 19,000 के लिए जब लोग अंदर आए तो उनके खिलाफ ऑलमोस्ट एक 250 पॉइंट की मूव आई है और सारे ही ट्रैप हो चुके हैं। अब क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से मैं अगर जून के फ्यूचर देखूं, हम जो शुक्रवार को क्लोज हुए करीबन 18,700 ये जोन मान के चलेंगे। मेरे हिसाब से जो एक शॉर्ट टर्म और अहम सपोर्ट होगा 18,640 18640 जून फ्यूचर्स में होगा, बहुत अहम ऑन एन शॉर्ट टर्म बेसिस। बट ऑन एन इंट्राडे बेसिस भी यही मान के चलिए, बट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस अगर आप देखो ट्रेंड चेंज के हिसाब से तो जो मेक और ब्रेक लेवल है वो बिल्कुल 18,550 18,550 होगा। दोनों ही लेवल नजदीकी है क्योंकि निफ्टी में थोड़ी एक वीकनेस आई थी जो ऑलमोस्ट एक ऑल टाइम हाई के नजदीक जाके आई थी। और इसी के सामने मैं जो बैंक निफ्टी देखता हूँ तो हम जब जून फ्यूचर्स को देखें तो करीबन हम 43,700 ऑलमोस्ट इस लेवल पे क्लोज हुए। यहाँ पे 43,350 ये एक मेक और ब्रेक शॉर्ट टर्म या ट्रेंड चेंज के हिसाब से दोनों हिसाब से अहम लेवल है। तो अगर आपके पास लॉन्ग्स हो तो 43,350 जून फ्यूचर्स में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जहां पे रेजिस्टेंस की बात है तो निफ्टी फ्यूचर्स में आपका रेजिस्टेंस वही है जो हाई बना था 18,950 और जो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स है वहां पे आपका रेजिस्टेंस होगा 44,200 44,200। बट आप अगर मुझे पर्सनली पूछे कि मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू अभी भी बुलिश है और मैं अब इंडेक्स में लॉन्ग तब करूंगा जब प्रीवियस ऑल टाइम हाई क्रॉस हो सकता है हम 19,000 10 20 के ऊपर क्लोज हो, तब तक मैं इंडेक्स पे कोई लॉन्ग फ्रेश इनिशिएट नहीं करूंगा। बट इंडेक्स को मद्देनजर रख के मैं स्टॉक्स में डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स या ब्रेकआउट बाइंग की ही स्ट्रैटेजी रखूंगा। ऑलराइट प्रशांत, हम एक बहुत ही स्पेशल, एक बहुत ही खास बातचीत लेके आने वाले हैं आज दिन भर में। उसकी थोड़ी सी झलक अपने व्यूअर्स को दिखा दें। ये वही स्टॉक है प्रशांत जो हमने कई बार डिस्कस किया है और इनफैक्ट इस बुल रन का एक तरह से लीडर भी कहा जा सकता है। वो है आईटीसी। लोग समझ ही नहीं पाए, संदेह करते रहे और 180 वाला आईटीसी 400 ही नहीं 450 तक पहुंच गया। एक खास बातचीत, ये निकुंज और आईटीसी के चेयरमैन साहब हैं। एक पेड़ लगाते हुए निकुंज ओवर द वीकेंड ट्रैवल कर रहे थे एक स्पेशल इंटरव्यू के लिए। आईटीसी की से बहुत डिटेल बातचीत हम आज अपने व्यूअर्स को सुनाएंगे और उनके आगे के प्लान्स के बारे में बात करेंगे। वही सारे ट्रिगर्स जिसकी वजह से जो आप सुनना चाहते हैं और जिसमें इतनी हरकत आपको स्टॉक में नजर आ रही है। पिछले एक साल का चार्ट देखिए डायरेक्टर साहब, आईटीसी का ऑलमोस्ट 450 क्रॉस करके थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। क्या ये मौका दे रहा है? ऑलमोस्ट 444, क्या बात है, क्या सिंबॉलिक है ना। यहाँ एक छोटा सा पौधा कैसे बड़ा पेड़ बन जाता है। आईटीसी के लोगों ने भी बड़ा इंतजार किया लेकिन अब पेड़ बन गया है। कितनी बड़ी छाया होगी। लेकिन अभी प्रशांत आईटीसी में अभी पेड़ बन चुका है या अभी तो और बनना बाकी है? अभी पौधा है, पेड़ तो बनना बाकी है। जी अजय जी, एक्चुअली अगर हम देखें तो ये हम हाइंडसाइट में ही कह पाएंगे कि पेड़ बना है, मेरे हिसाब से नहीं बना है। और बट हर बार मैं कहता हूँ कि बहुत बुलिश आउटलुक रखने से ज्यादा, जैसे कि बार बार आपने देखा होगा मैं कभी भी 19,000 19,200 ये बातें नहीं, मैं हमेशा स्टॉप लॉस की बात करता हूँ कि आप 50 पॉइंट की रिस्क रखिए। उसी हिसाब से मैं आईटीसी में गाइड करूंगा 430 430 क्लोजिंग बेसिस आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, यानी करीबन 13-14 पॉइंट की रिस्क है। वो हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। कोई भी डिप वीकनेस या डिप मिल जाए 430 क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से लीजिए। मुझे लग रहा है यहाँ से 465 तक के लेवल फिलहाल दिख सकते हैं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। बट फिलहाल 430 क्लोजिंग बेसिस 465 का टारगेट रख के हम बिल्कुल इसमें एंटर कर सकते हैं। ओवरऑल पैटर्न बहुत पॉजिटिव है और डेली चार्ट पे अगर थोड़ी डिप भी आई है बट उसके जो हायर टाइम फ्रेम्स है बहुत ज्यादा बुलिश है। तो चलिए ये एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन, इस इंटरैक्शन का इंतजार रहेगा। ईटी नाउ स्वदेश पर बने रहें इस खास बातचीत को विस्तार से देखने के लिए। लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारी पैनल पर अब हेमंत कपाड़िया भी जुड़ गए हैं। आइए उनसे भी समझते हैं मंडे मॉर्निंग हफ्ते की शुरुआत वो कैसी करने जा रहे हैं। हेमंत, गुड मॉर्निंग। बताइए स्ट्रैटेजी क्या होगी मार्केट्स के लिए आपकी? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू मानसी जी। आई थिंक आपके वो डेरिवेटिव एनालिस्ट ने बहुत ही अच्छी तरह से सब सम अप कर दिया है। 12% निफ्टी में ओआई कम हो गया है। अगर आप देखेंगे निफ्टी का ओआई तो हिस्टोरिक लोज पे है, 85 लाख का ओआई है। विक्स भी खास बड़ी नहीं है, हॉलीडे है, तो मतलब बहुत बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। और आई थिंक मेरा भी लेवल है आई थिंक
प्रशांत ने भी अभी लेवल बताया था, 18,000 18,555 इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर उसके नीचे बंद होता है तो यस, आई थिंक और गिरावट हो सकती है। बैंक निफ्टी बहुत घटने के मूड में नहीं है, सो फ्रैंकली स्पीकिंग निफ्टी का या बैंक निफ्टी का ट्रेड अवॉइड करें। शॉर्ट की भी सलाह नहीं है, लॉन्ग की भी सलाह नहीं है। और जैसे अजय जी ने बताया, अ, अ, क्या बोलते हैं, जो जो इंडेक्स का जो रेशियो है, मतलब वो भी एक के नीचे आ गया, ओवरसोल्ड है, तो मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग एक रेंज बाउंड मूवमेंट है। स्टॉक स्पेसिफिक जरूर रहेगा, नेगेटिव ओवरहैंग है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आईटी इंडेक्स थोड़ा भारी लग रहा है, मेटल जो पॉजिटिव लग रहे हैं वो थोड़े नेगेटिव हो चुके हैं। एफएमसीजी करेक्टिव फेज में है। रिलायंस जो मार्केट को सपोर्ट कर रहा था वो शॉर्ट टर्म करेक्शन में दाखिल हो चुका है। हाँ, पीसीआर 0.8 है। फ्रैंकली स्पीकिंग दूर रहना चाहिए। एटलीस्ट इंडेक्स की आप बात करें तो कोई ट्रेंडिंग बायस नहीं है, ट्रंकेटेड वीक है, तो इंडेक्स वाइज नॉट अ ट्रेड। सेशन है और इस रेंज बाउंड सेशन में ही लेकिन मौके तो ढूंढने हमें हमारे व्यूवर्स के लिए। तो आज की स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या हैं, हेमेन से भी समझेंगे और प्रशांत से भी समझेंगे। चलिए प्रशांत, पहले आप बताएं, आप तो खरीदारी करेंगे ही 19,000 के ऊपर, तो क्या थोड़ी सी बाय शॉर्ट हेड स्ट्रैटेजी है या फिर कहीं मौके ऐसे स्पेसेस में दिखे हैं जहां पर तेजी बनी हुई है? कहाँ है रिकमेंडेशंस आज? जी प्रियंका, मेरे लिए क्लियर कट एक स्टॉक जो अच्छे लेवल पे लग रहा है वो होगा इंडसइंड बैंक। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 1285, 1285 स्पॉट में क्लोजिंग बेसिस। मेरा टारगेट होगा 1360, 1360 का। नेक्स्ट पिक मेरा फार्मा सेक्टर में होगा, वो होगा सिप्ला। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा स्पॉट में 970, 970 क्लोजिंग बेसिस, और मेरा टारगेट होगा 1025 से लेके 1040 तक। मुझे ओवरऑल दोनों स्ट्रक्चर पसंद आ रहे हैं, और एक मेरी ये राय है कि जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर होगा, यानी ऑलमोस्ट थोड़ा और आगे अगस्त के बाद, जब इंडाइसिस वीकनेस दिखाए तब शायद फार्मा सेक्टर आउट परफॉर्म कर जाए। तो फार्मा में हर डिप में बाइंग करनी होगी, और इसलिए आज मेरा पिक इंडसइंड बैंक और सिप्ला, ये दो होंगे। बैंक और सिप्ला, ये हैं प्रशांत के टॉप कॉल्स। आइए हेमेन की कॉल्स क्या हैं आज सुबह ही जानते हैं। हेमेन, बताइए आपके ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं? कॉल है, पहला कॉल एसीसी पे है, लोअर टॉप लोअर बॉटम है, 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हो चुका है। एक जो सपोर्ट लाइन थी मानसी, वो भी ब्रेक कर दी है। मैकेनिकल इंडिकेटर्स भी क्रॉसओवर सेल में आ चुके हैं। तो एक जो एसीसी का 1600 से शायद 1860 तक का जो बाउंस था वो शायद खत्म हो चुका है। नियर टर्म में आउटलुक नेगेटिव है, तो 1790 के आसपास की एंट्री, लेकिन ये कंडीशनल कॉल है क्योंकि शुक्रवार को 70 रुपीज ऑलमोस्ट इंटरडे गिर चुका है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि इंटरडे में थोड़ा बाउंस होगा, तो कंडीशनल सेल कॉल है। 1790 के आसपास का सेल, 1825 का स्टॉप लॉस, 1740 का टारगेट। दूसरा स्टॉक है, सेल कॉल है एमजीएल। एमजीएल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में है और शुक्रवार को ही कुछ ऑलमोस्ट 4-5 हफ्ते के साइडवेज मूवमेंट के बाद 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद दिया है। वंस अगेन मैकेनिकल इंडिकेटर सब सेल में आ चुके हैं, और वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट डाउनवर्ड बार रिवर्सल आ चुका है, और वीकली मैकेनिकल इंडिकेटर्स भी सेल में आ चुके हैं। तो एमजीएल में प्रेशर देखा जा सकता है। 1020 के आसपास की एंट्री सेल कॉल, 1050 का स्टॉप लॉस और 960 का टारगेट। नगर गैस, एमजीएल को भी और एसीसी दोनों आपकी शॉर्ट कॉल्स हैं, और प्रशांत ने बाय कॉल्स वहां ली जहां ट्रेंड दिख रहा है फार्मा पॉजिटिव, और साथ ही हिंदुजा ग्रुप में इंडसइंड बैंक में स्टेक बढ़ाने की खबर से हमने शुक्रवार को भी देखा था, वहां एक इंपैक्ट आया था। आज फर्दर फॉलोअप उन्हें यहाँ दिखता है। लेकिन आज बड़ी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स कहाँ हैं वो भी समझ लेते हैं, और कई सारे स्टॉक्स जो इन न्यूज़ हैं वो भी आगे समझेंगे। पहले हमारे साथ पूजा जुड़ी हुई है, उनसे आज की ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट समझते हैं। पूजा, बताएं। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रियंका। शुरुआत आयशर मोटर्स से करेंगे और यहाँ पर सीएलएसए ने खरीदारी की राय अपनी कायम रखी हुई है। लक्ष्य 4,266 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं। इनका कहना है कि 250 सीसी जो प्रीमियम सेगमेंट है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, वहाँ के मार्केट शेयर में बढ़त हो रही है। लेकिन कुछ मिक्स्ड कॉमेंट्री भी आई हैं। रॉयल एनफील्ड के प्रदर्शन को लेकर कुछ कॉशियस कॉमेंट्स हैं, और उनका कहना है कि यहाँ पर पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है कंपनी के लिए, और इसके अलावा ट्रायम्फ और हार्ले की लॉन्च कीमतों पर नजर रहेगी। तो ये कुछ कमेंट्स आ रहे हैं आयशर के, मिक्स्ड कमेंट्स हैं, लेकिन खरीदारी की राय अपने बरकरार रखे हुए हैं 4,266 रुपये प्रति शेयर पर। अब बात करते हैं एशियन पेंट्स की, और पॉजिटिव रिपोर्ट आई है मैक्वारी की तरफ से। आउट परफॉर्म की राय अपनी बरकरार है, लक्ष्य बढ़ा दिया है 3,700 से बढ़ाकर 3,800 का कर दिया है,
और इनका कहना है कि डिस्ट्रीब्यूशन और क्षमता विस्तार पर कंपनी जो फोकस कर रही है वो काफ़ी पॉजिटिव होगा आने वाले समय में कंपनी के लिए। आखिर में बात करते हैं टाटा कंज्यूमर की। यहाँ पर भी सिटी की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, 1020 के लक्ष्य के साथ अपनी कवरेज शुरू कर दी है और उनका कहना है कि सभी सेगमेंट में मजबूत ट्रैक्शन नजर आ रहा है, फाइनेंशियल में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये सारे स्टॉक्स के बारे में हम बातचीत करते हैं। पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात करेंगे आइशर की। ये आइशर को एक नहीं, अगर आप पिछले 1-1.5 महीने में फॉलो करें तो कई ब्रोकरेजेस ऐसा कह रही हैं कि कहीं ना कहीं मामला कंपैरेटिव होता जा रहा है। किसी ने कोई बड़ा डाउनग्रेड अभी तक नहीं किया है, लेकिन 1 महीने में स्टॉक 150 रुपये उतरा है। हीरो मोटर ने अपनी नई नई गाड़ियाँ हायर सीसी की रेंज में अनाउंस करी हैं, कुछ लॉन्च भी करी हैं, तो मामला थोड़ा कंपैरेटिव हो रहा है। अगर आप इस स्पेस को देखते हैं तो पहले सिर्फ एनफील्ड थी उस एरिया में 350 सीसी में, अब होंडा भी आ गई है और बहुत सारी गाड़ियाँ प्लान हो रही हैं बड़े सीसी में, तो मामला कंपैरेटिव हो रहा है। टॉप से करीब 3000 के भाव से ये स्टॉक धीरे धीरे नीचे उतरा है। फंडामेंटल को एक बार को साइड में रखें तो चार्ट्स क्या बोल रहे हैं हेमेन? आइशर मोटर, हीरो, इन दोनों के चार्ट्स को कंपेयर करके बताइए कि मजबूती कहां पे आपको नजर आ रही है। अजय जी, अगर आप चार्ट देखेंगे तो दोनों में थोड़ा फर्क बेसिकली ये है कि अगर आइशर है उसने ऑल टाइम हाई किया था ये नवंबर के महीने में। हीरो मोटो कॉर्प ऑल टाइम हाई के पास नहीं आया था, करेक्टिव फेज में था और काफ़ी वीक था। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो आइशर मोटर 3750 आ चुका था 3-4 हफ्ते पहले। तो सेटअप है आइशर का, रिलेटिव स्ट्रेंथ है। नियर टर्म में हाँ, हालांकि थोड़ा प्रेशर देखा जा सकता है, लेकिन 3700 के ऊपर बंद आता है तो आई थिंक जो भी करेक्टिव फेज या जो भी साइडवेज मूवमेंट थी वो टाइमिंग के लिए रुक जाएगी और अपसाइड देख सकते हैं। और हीरो मोटो की बात करें तो हीरो मोटो का हाई, ऑल टाइम हाई अजय जी सितंबर 2017 में था। तो मतलब 6 साल से स्टॉक ने नया हाई नहीं किया है, करेक्टिव ही रहा है। तो स्ट्रेंथ की बात करें तो आइशर क्लियरली स्ट्रॉन्गर है, लेकिन हीरो मोटो कंसोलिडेशन फेज में है, ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। एक रेंज है, रेंज की बात करें तो कुछ 2150 से लेकर 3000 की रेंज है अजय जी। 4 महीने हो चुके हैं, शॉर्ट टर्म जैसे आपने बताया सब कुछ ओवरबॉट में से करेक्टिव फेज है, लेकिन यहाँ पे अगर फ्रेश खरीदी करनी है तो मेरे हिसाब से डिक्लाइन पे हीरो मोटो प्रेफरेंस रहेगा। एक तो अंडर परफॉर्मेंस है, कैचअप कभी भी कर सकते हैं और 1 साल का कंसोलिडेशन है। इंडिकेटर्स मंथली चार्ट पे पॉजिटिव आ चुके हैं आफ्टर सम टाइम, तो आई वुड बी मोर पॉजिटिव ऑन हीरो मोटो फ्रॉम अ स्लाइटली मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। प्रशांत, बारिशों की बात हो रही है, मुंबई दिल्ली यानी नॉर्थ में और वेस्ट में बढ़िया मानसून का आगाज हो चुका है, केरला में तो आ ही गया था। कंज्यूमर स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो अक्सर जिनका मूवमेंट बारिशों के साथ काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, और इस बार अगर आप देखें तो क्रूड की गिरावट से ही कंज्यूमर स्टॉक चलना शुरू कर रहे थे। टाटा कंज्यूमर देखिए 865 वाला इस समय 830, 35, 40 के जोन में आता हुआ नजर आ रहा है। इसको आप कैसे ट्रेड करेंगे? डिक्लाइन पे क्या इसमें बाय बनता है? जी अजय जी, बिल्कुल बनता है। और इसकी मैं वजह आपको बता रहा हूँ कि जब ये स्टॉक डिप ले रहा है, मैं वर्ड जो यूज कर रहा हूँ वो डिप है, करेक्शन नहीं, क्योंकि इसमें बिकवाली में बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है। और जब ये रैली कर रहा था तो वॉल्यूम बहुत सपोर्ट कर रहे थे, तो ये डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग हैंड्स में। और ये नॉर्मल जो हम कहते हैं एक अप ट्रेंड में एक डिप आ रही है। तो हम जो क्लोज देखे अगर शुक्रवार का स्पॉट में ऑलमोस्ट 840 जो लेवल आपने कहा, मेरे हिसाब से 820, 820 एक बहुत अच्छा स्टॉप लॉस होगा इसके लिए। और यहाँ से जो स्विंग हाई बना था करीबन 870, वो पहला टारगेट, बट मुझे लग रहा है ये 880-85 तक बहुत कंफर्टेबली जा सकता है। तो 820 का स्टॉप लॉस रख के आप बाय कर सकते हो। थोड़ी भी वीकनेस मिल जाए, आपका रिस्क रिवॉर्ड और जस्टिफाइबल हो जाएगा। और टारगेट आपका 880 होना चाहिए, 880। थोड़ी और क्रूड करेक्शन का जिक्र हो रहा है इसमें, पेंट स्टॉक्स पर भी एशियन पेंट्स और मैक्वायरी की राय आई है और अब आप देख रहे हैं आउट परफॉर्म की रेटिंग ही सिर्फ क्रूड का ही एक फैक्टर नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट को अगर देखेंगे इन्होंने टारगेट्स को भी बढ़ा दिया है। 3700 जो कि टारगेट्स थे वो बढ़ाकर 3800 के कर दिया, 3290-97 के आसपास। तो फ्राइडे सेशन में भी क्लोज हमने देखा। FY24 के लिए फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस जो है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। मार्जिन्स जो है वहाँ पर भी बढ़ोतरी की पूरी संभावना नजर आ रही है। और हेमेन, अगर फ्राइडे सेशन को देखें, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जिनमें
एक्टिवली लॉन्ग्स बिल्टअप हो रहे थे, उस लिस्ट में एशियन पेंट्स भी शामिल था। अच्छी मजबूती हम देख रहे थे। क्या राय होगी यहाँ पर? जैसा आपने बताया, मार्केट डावाडोल था, लेकिन एशियन पेंट्स में एक्शन था। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है मानसी, अगर आप देखेंगे तो 24 महीने हो चुके हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लेंगे तो 24 महीने हो चुके हैं एशियन पेंट्स को, 2600 और 3590, बहुत ही बड़ी रेंज है। 24 महीने से ये रेंज बाउंड है मानसी जी। सो फ्रैंकली स्पीकिंग एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ब्रेकआउट से दूर है, अभी ब्रेकआउट पास में नहीं है। 3297 है, ब्रेकआउट 3590 पे है। लेकिन अगर 24 महीने के बाद अगर ये ब्रेकआउट की तरफ बढ़ता है, शॉर्ट टर्म जैसा आपने बताया प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा लॉन्गर टर्म व्यू लेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। यहाँ से बाहर निकलता है ब्रेकआउट देके तो ये 4000 क्रॉस करेगा, बट ये सॉर्ट ऑफ 6 महीने या 1 साल का व्यू है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्थिति हो जाएगी, क्योंकि एशियन पेंट्स और पिटीलाइट दोनों ऐसे स्टॉक है मानसी जी की 35-35 साल की तेजी में है। तो नॉर्मली इतना लंबा कंसोलिडेशन होता है तो उसका ब्रेकआउट के बाद मूव काफी पॉजिटिव आता है। तो लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एशियन पेंट्स काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो यानी जो क्रूड की चाल शुरू हुई है उसके और बड़े ट्रिगर्स बताए उन्होंने कहा कि इनफैक्ट उनकी जो कैपेसिटी एक्सपेंशन और जो ग्रासिम का एक कंपोनेंट लग रहा था वो एक कंपोनेंट बहुत डैमेज नहीं करेगा, और टेक्निकली भी हमने राय ले लिया, आपको हिमेन से दिलवा दी कि एक बुलिश फॉर्म पैटर्न बन रहे हैं इस पे। ठीक है, अब आज के और दूसरे स्टॉक्स कौन से जो न्यूज़ में, शरद से समझ लेते हैं। शरद बताएं। जी बिल्कुल प्रियंका, तो सबसे पहले जो है कोल इंडिया फोकस में रहेगा, और यहाँ पे जो है कोल मिनिस्ट्री ने अप्रूव दे दिए वेज रिवीजन के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ के लिए। ऑफकोर्स मैनेजमेंट ने कहा है कि थोड़ी कन्फ्लिक्ट आ सकती है आपके नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ में, और इसके कारण जो आगे जाते हुए अगर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं होता है तो स्ट्राइक भी हो सकती है। ये सितंबर 30 का डेट है। श्री सीमेंट की क्लैरिफिकेशन आई है आईटी रेड्स की न्यूज़ पे। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आईटी डिपार्टमेंट जो है सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं उनके प्रेमिसेस में, और कोऑपरेशन देखने मिल रही है मैनेजमेंट से। जी का जो है इंपॉर्टेंट एनसीएलटी हियरिंग भी है जिस पे आपको फोकस होना चाहिए, जहाँ पे जी सीईओ पुनीत गोयनका की जो है अपील होने वाली है आपके प्रपोज जी सोनी के मर्जर केस में लेके। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस को लगभग 940 करोड़ का जो है एक टाइप से नोटिस आया है नॉन पेमेंट ऑफ जीएसटी के लिए। देखा जाए तो मैटर रिलेट करता है इनपुट टैक्स की जो क्रेडिट होती है उसको क्लेम करने के लिए अगेंस्ट जो सप्लाई कर रहे हैं वो अपनी सर्विसेज की। इंश्योरेंस कंपनी जो है ब्रोकरेजेस कह रहे हैं कि वो अपील कर सकते हैं इस नोटिस के लेके, और आगे जाते हुए जो एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट है 1% से नीचे होने वाला है टोटल एंटरप्राइज वैल्यू आपके एचडीएफसी लाइफ का। जाइडस लाइफ साइंस, उनकी आम ने 6.5% स्टेक की एक्विजिशन की है माई लैब में 106 करोड़ रुपए के लिए। अब याद रखिए माई लैब जो है आधार पूना वाला प्रमोटेड कंपनी है। और डीआरएल की बात करें तो उन्होंने जो होलसेल ट्रेड बिजनेस में जो है जेनरिक बिजनेस में जो है रखा है भारत में कदम। नई डिवीजन का नाम है आरजेनेक्स। इप्का लैब्स को 8 ऑब्जर्वेशंस आए हैं यूएसएफडीए द्वारा फॉर्म 483 की उनके पीतमपुर फैसिलिटी पे, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। और वो सेम जो चीज़ है औरोबिंदो फार्मा में भी थोड़ी सी नेगेटिव सेंटिमेंटली न्यूज़ है। यहाँ पे विड्रॉल हो गई यूरोपियन मार्केट ऑथराइजेशन के लिए, और लगभग आप कह सकते हैं जो सर्टिफिकेशन अगर नहीं आएगी तो 180 दिन तक जो है बायोसिमिलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में वो सर्टिफिकेशन कैंसिल हो जाएगी। आरवीएनएल को लगभग 395 करोड़ रुपीज़ का जो है L1 बिडर आए हैं महाराष्ट्र मेट्रो रेल के ऑर्डर पे। आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ फोकस में रहने वाले, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक की बोर्ड मीट है जून 29 को, जहां पे वो कंसिडर कर सकते हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की डीलिस्टिंग में। लैंडमार्क कार्स का टीपीजी में लगभग 11% स्टेक की जो है बिकवाली की थी, फुल एग्जिट था की बायर्स, लेकिन कौन है ये इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी जनरल, गोल्डमैन सैक्स, यूनिफाइड कैपिटल, अबैकस एसेट मैनेजर और 3P इंडिया इक्विटी फंड जैसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो है इसमें आए हैं। प्रमोटर ने भी इस सेल में 1.4% स्टेक की जो बिकवाली की। हर्षा इंजीनियर्स में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने कंप्लीट एग्जिट की, और बायर था प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट। ईज माई ट्रिप में प्रमोटर निशांत पित्ती ने जो है 4% स्टेक ऑलमोस्ट जो है बिकवाली की है ओपन मार्केट में। पराग मिल्क फूड्स की बात करें तो 6 सेंस वेंचर्स ने ऑलमोस्ट 0.7% स्टेक एक्विजिशन की है, और ओवरऑल इनके एंटिटीज़ का 3.5% होल्डिंग है। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी में प्रमोटर शपूर जी पालोनजी ने भी 35 लाख शेयर्स की जो है बिकवाली की है, जिसका मतलब ऑलमोस्ट 1.84% स्टेक आता है 100 करोड़ का। इसमें बायर्स पीएनबी पारिबस और सेतु सिक्योरिटीज़ हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो कंपनी ने 15 एकड़ लैंड जो है खरीदा है गुरुग्राम में एक लग्जरी प्रोजेक्ट के लिए। और इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो यहाँ पर वो इंस्टीट्यूशनल शेयर प्लेसमेंट और डेट रेजिंग करेंगे जून 29 को।
ऑलराइट, कई सारी खबरें शरद, आपने जो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, ये सारी खबरें शरद ने हमें बताई हैं। शुक्रिया शरद, ये सब कंपाइल करके लाने के लिए। अब इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। एक पहली खबर जो इस वक्त काफ़ी चर्चा में भी थी ओवर द वीकेंड कि श्री सीमेंट की एक सफाई भी आई। उन पर एक कंसर्न आ सकता है, क्या प्रेशर बन सकता है श्री सीमेंट पर? उन पर एक टैक्स इवेजन की एक बात की जा रही है और आईटी एक्सपर्ट्स वहाँ पर, और काफ़ी बड़े टैक्स इवेजन की बात है। लेकिन उनकी तरफ से एक सफाई आने से क्या इम्पैक्ट आज स्टॉक पर जो प्रेशर पड़ सकता है तो वो ईज आउट हो सकता है? ट्रेड कैसे करना चाहिए? प्रशांत, एक बार श्री सीमेंट्स के चार्ट बनाएं। प्रशांत, श्री सीमेंट्स को एक बार चार्ट चेक करके बताएं। तो ओवरऑल प्रियंका, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो इसकी जो वीकनेस है वो ऑलमोस्ट शुक्रवार को ही नजर आई थी, क्योंकि जो बुधवार को पैटर्न बना था वो शुक्रवार को नेगेट हुआ था। हम जो क्लोज हुए करीबन मान के चलेंगे 25,100 पे क्लोज हुए स्पॉट में। यहाँ पे अहम सपोर्ट क्या होगा तो होगा 24,700, 24,700। क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये इंटैक्ट रहे तो मुझे लग रहा है ये जो न्यूज है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, और अगर ये ब्रेक हो जाए तो शायद ये स्टॉक वीकनेस दिखाए। तो अगर आपके पास पोजीशन हो तो 24,700 ये आपका एक मेक और ब्रेक लेवल होना चाहिए। इसके नीचे क्लोज हो जाए तो मेरे हिसाब से लॉन्ग से बाहर आना होगा। मुझे पर्सनली लग नहीं रहा है कि इसके नीचे क्लोज होगा, नी जर्क रिएक्शन आ सकता है, बट 24,700 के ऊपर क्लोज हो जाए स्टॉक इंटैक्ट रहेगा। रिएक्शन गिरावट में खरीदारी का रुख बनाए श्री सीमेंट। सीमेंट स्पेस की दिग्गज कंपनी है। बाजार अगर माहौल खराब होता है या किसी नेगेटिव रिएक्शन में आती है तो शायद उसका आपको फायदा उठाना चाहिए, ये प्रशांत कह रहे हैं। हमारे साथ गिरीश सुधानी भी जुड़ रहे हैं फंडामेंटल से बात करने के लिए। गिरीश, गुड मॉर्निंग। एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी फ्राइडे को लैंडमार्क कार्स की। उसमें हमने देखा कि प्रमोटर ने करीब 5 लाख शेयर बेचे, लेकिन जो नाम आए अबैकस और ही बहुत शानदार नाम इस ब्लॉक डील में मान लेते हुए नजर आए, टीपीजी, सॉकजेन, गोल्डमैन वगैरह। और अगर आप इसका भाव देखें तो ये 720, इनफैक्ट ज़्यादा भी ऊपर गया था, करीब 750 के करीब गया था। इस भाव पे लैंडमार्क ग्रुप आपको, ये कार्स का जो कंपनी है वो आपको कैसी नजर आती है? स्टॉक नीचे से काफ़ी चला है पिछले 2-3 महीने में, लेकिन बहुत हाई ग्रोथ एरिया में ऑपरेट कर रही है कंपनी। देखिए, लैंडमार्क ग्रुप ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वैसे भी काफी फोकस में रहने वाली है। जिस तरीके का ऑटो नंबर्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री ऑब्वियसली फोकस में रहती है। बट अगर हम लैंडमार्क कार्स की बात करें तो लैंडमार्क कार्स ऑलरेडी एक हाई रेंज दे चुकी है अगले लास्ट मतलब 2 से 3 सेशंस के अंदर इटसेल्फ। तो अभी इस टाइम पे तो किसी को एंट्री के लिए डेफिनेटली नहीं सजेस्ट करेंगे। थोड़ा सा एक बार का वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। कहीं पे भी ये स्टॉक थोड़ा सा हल्का होता है, 670-680 के रेंज में मिलता है तो डेफिनेटली कोई भी एक इन्वेस्टर इसको बाय कर सकता है। अगले 3 महीने के लिए टाइम फ्रेम के लिए 750 से 800 का एक टाइम रखना चाहिए एंड उसके लिए ये ऑब्वियसली होल्ड करें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी शरद बता के गए हैं, वो आप ही से डिस्कस करनी पड़ेगी मुझे। गिरीश, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, ये जो है आईसीआईसीआई बैंक की सब्सिडरी है और इसका कुछ साल पहले आईपीओ आया था। अगर आपको याद होगा, आईसीआईसीआई डायरेक्ट और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ टेक्नोलॉजी लेड ब्रोकिंग सर्विसेज में एक्चुअली पायनियर थी, अगर आपको याद हो। प्रियंका, आपको पता नहीं याद है या नहीं, ये करीब 10-12 साल से ऑनलाइन ब्रोकिंग की सर्विसेज दे रही हैं। लेकिन उसके बाद ज़ेरोधा और बहुत सारी कंपनीज आई, आगे बढ़ गई। कंपनी अच्छा कर रही है ये, लेकिन स्टॉक ने बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया। राइट। अब जो है, अभी भी शरद ने खबर ब्रेक की है, मतलब अभी भी खबर जिक्र किया इसका कि बोर्ड मीट होने वाली 29 को और इसकी डिलिस्टिंग पे विचार होगा। डायरेक्टर साहब, आप तब तक इसका लंबे से लंबा जो पॉसिबल है ग्राफ वो लेके आइए। गिरीश, मुझे याद आ रहा है, पता नहीं 500 के आसपास ही इसका आईपीओ भी आया था, आज ही 560 रुपए पे है। बहुत हाई ग्रोथ ऑपरेटिंग के बाद भी एरिया में भी बहुत पैसा बना नहीं। क्या डीलिस्टिंग में पैसा बनेगा? क्योंकि डीलिस्टिंग पे यूजुअली लोग अपना होल्डिंग देते नहीं जब तक एक्सपेक्ट करते हैं कि और ऊपर भाव पे ऑफर आए और ऊपर भाव पे ऑफर आए। देखिए, डीलिस्टिंग में वैसे भी अगर हम हिस्ट्री देखें तो डीलिस्टिंग में भाव के ऊपर ऑब्वियसली एक इन्वेस्टर को हमेशा प्रॉफिट ही हुआ है। हम मतलब कोई सी भी डीलिस्टिंग की अगर हम बात करें तो अगर हम इस स्टॉक कंपोजिशन की बात करें तो आप ये भी देखिए कि बैंकिंग के जितने भी सिक्योरिटी बिजनेसेस हैं उनके स्टॉक्स में बहुत ज्यादा कोई हैवी रिटर्न्स कभी नहीं आया। इस स्टॉक्स में भी वो एक्सपेक्टेशन कभी थी एज अ इन्वेस्टर प्रपोजिशन पे हम बात करें तो। रही बात डीलिस्टिंग की, तो हाँ डेफिनेटली डीलिस्टिंग में एक्सपेक्टेशन जो है कि डीलिस्टिंग में
यहाँ से कुछ 40 से 50 पॉइंट्स का एक गेन पॉइंट्स मिल जाएगा इन्वेस्टर को डीलिस्टिंग के प्रोसेस को लेकर। और हालांकि मीटिंग जो है वो 29 जून को है, सो अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन है, बट कहीं पे भी ये स्टॉक थोड़ा सा मूव जरूर करेगा डीलिस्टिंग के न्यूज को लेकर। डीलिस्टिंग की न्यूज पर एक मूवमेंट आता हुआ जरूर दिख सकता है, स्टॉक को वॉच आउट करना होगा। लेकिन इस बीच आरवीएनएल जो कि लगातार बड़े नए ऑर्डर्स के चलते फोकस में रहता है, उस पर नजर होनी चाहिए। आरवीएनएल के तो 6 महीने के और 1 साल के चार्ट हमें देखने चाहिए। इनफैक्ट अगर आप देखें तो कुछ ही दिनों पहले मल्टीपल ऑर्डर्स चेन्नई मेट्रो रेल के लिए कंपनी को मिले थे, और ताज़ा खबर ये आ रही है कि आरवीएनएल को इस बार भी ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से L1 बिडर के तौर पर, यानी कि लोएस्ट बिड देने वाली कंपनी साबित हुई। करीब 400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के लिए ऑर्डर मिले हैं। आरवीएनएल एक ऐसा स्टॉक है, इनफैक्ट हेमेन आपसे जानना चाहेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा चल गया है, जहां हम देख रहे हैं पिछले 6 महीने और 1 महीने के चार्ट्स, लेकिन अब भी मजबूती के साइंस लगातार नजर आ रहे हैं। और अगर आप देखेंगे स्टॉक प्राइस को, अब भी 120-121 के लेवल्स पर काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आता है। आपकी राय क्या होगी? एब्सोल्युटली अग्री मानसी जी, जैसा आपने बताया रन अप हो चुका है, लेकिन ये लेवल पे अट्रैक्टिव दिख रहा है। कंसोलिडेशन फेज में है। 56 से लेकर ये 144 तक इसका रन अप हो चुका है मानसी जी, और वहाँ से ये 6 हफ्तों के करेक्शन में 6 वीक्स हो चुके हैं स्टॉक को करेक्शन में। इमीडिएटली शायद नहीं चले, लेकिन जो पैटर्न है वो पॉजिटिव है। जो रनअप है उसका टाइम और प्राइस रिट्रेसमेंट दे रहा है मानसी जी। अगर आप आरवीएनएल की बात करें तो मेरे हिसाब से थोड़ा रुक के कंसिडर करना चाहिए। 121 के आसपास है, 114 112 के आसपास अगर आता है वन कैन कंसिडर 100 का स्टॉप लॉस। टारगेट रहेगा 165 170। तो पोजिशनली स्टॉक इंटरेस्टिंग है, और जैसे बताया सेटअप के हिसाब से शायद 1-2 हफ्ते और करेक्शन को टाइम लग सकता है मानसी जी। डाउनसाइड बहुत नहीं लगता है, ये लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए। सेटअप बुलिश है। ठीक है, ऑलराइट। तो ये तो आरवीएनएल पर बात हुई। कुछ और स्टॉक्स जो प्रेशर में आ सकते हैं, एचडीएफसी लाइफ, यहाँ पर भी एक पेनल्टी पड़ी है कंपनी को बड़ी, और जीएसटी नहीं चुकाने पे नोटिस है, सॉरी, अभी 940 करोड़ का। और लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स में एचडीएफसी लाइफ अच्छी खासी मूव लास्ट वीक दिखा भी चुका है। क्या आज प्रॉफिट बुकिंग इसमें दिख सकती है? फ्राइडे को भी थोड़ा सा वीक तो था, क्या फ्राइडे तो जनरली सारे सेक्टर्स पे एक वीकनेस थी, पर इस न्यूज़ का भी एक प्रेशर आ सकता है। प्रशांत, एचडीएफसी लाइफ को क्या करेंगे? शॉर्ट करने का मौका ढूंढेंगे? जी प्रियंका, बिल्कुल भी ये पैटर्न मुझे कई शॉर्टिंग के बिल्कुल भी साइंस नहीं दिखा रहा है। इनफैक्ट अगर ये 610 605 के आसपास मिल जाए तो एक लॉन्ग इनिशिएट कीजिए और स्टॉप लॉस रखिए 590 590 स्पॉट में क्लोजिंग बेसिस का। वहां से आप फिर से जो स्विंग हाई बने थे 660 उसके टारगेट रख सकते हो। तो नो शॉर्टिंग एडवाइस, आप इसको डिप मिले तो बाय कर लीजिए। आप डिप को बाय करेंगे यहाँ से, ठीक है। कई सारे इनफैक्ट फार्मा स्पेसेस में भी कुछ ऑब्जर्वेशंस भी आई हैं यूएसएफडी की टेंशन की तरफ से। देखना होगा औरो फार्मा या फिर इप्का लैब कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज, वहाँ तो एक नई डिवीजन भारत में उनके होलसेल जेनरिक बिजनेस की शुरुआत हुई है और फार्मा स्पेस चल रहे हैं। और अगर आज बाजार, हालांकि एसजेएक्स निफ्टी तो आपको फ्लैट टू पॉजिटिव ही दिखा रहा है इंडिकेशन, लेकिन फार्मा स्पेस में डॉक्टर रेड्डीज पर क्या राय रहेगी हेमेन? एक्चुअली प्रियंका जी, डॉक्टर रेड्डी पे राय थोड़ी पॉजिटिव रहेगी। औरबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा एप्पल्स ऑरेंजेस है, लेकिन फार्मा सेक्टर में ये 2-3 स्टॉक्स हैं जो लॉन्ग टर्म चार्ट पे पॉजिटिव हो चुके हैं, और उसमें से सबसे पहले स्टॉक जो पॉजिटिव हुआ है वो है डॉक्टर रेड्डी। काफ़ी कंसोलिडेशन फेज में है। अगर आप देखेंगे तो 2.5 साल से स्टॉक करेक्टिव फेज में है। यहाँ पे सिचुएशन टेक्निकली काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। हायर टॉप हायर बॉटम है, इंडिकेटर्स पॉजिटिव है मंथली चार्ट्स पे, और ये पॉजिटिविटी क्वार्टरली चार्ट्स पे भी परकोलेट हो रही है। तो मुझे लग रहा है कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग। शॉर्ट टर्म व्यू नहीं रहेगा, लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक काफ़ी अपसाइड की तरफ इंडिकेट कर रहा है। लेवल्स की बात करें तो एक लेवल इंपॉर्टेंट में ध्यान में रखना चाहिए 5077। 5077 के ऊपर ये 5500 तक की अपसाइड के दरवाजे खुल सकते हैं, और 5500 के ऊपर आई थिंक देयर कुड बी अ वेरी डायनामिक मूव। तो स्टॉक पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म सेटअप क्लियरली पॉजिटिव हो चुका है ऑलमोस्ट 2.5 साल के करेक्शन के बाद। इंपॉर्टेंट बात बताई हेमेन। इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा व्यूअर्स को कि फार्मा स्पेस में सिप्ला और लुपिन ने इस रिजल्ट्स के बाद भयंकर तेजी की थी। दोनों ने ये बात कही थी कि यूएस में प्राइसिंग प्रेशर कम हो रहा है,
जो इतने दिन से बड़ा इशू बना हुआ था, रेगुलेटरी चीज़ें भी क्लियर हो रही हैं। लेकिन डॉक्टर रेड्डी ने, हमने बात भी की थी डॉक्टर रेड्डी के CFO से, उन्होंने यही बोला था कि अभी अनसर्टेन है मामला, अभी बहुत अनसर्टेन है, यूएस में भी इश्यूज हैं प्राइसिंग को लेके, तो उस समय रिएक्ट नहीं किया। लेकिन वो वीकनेस खरीदी गई, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में मैनेजमेंट ने बताया कि बायोसिमिलर का धंधा इनका बहुत ज़्यादा घूम रहा है, तो बहुत कंजर्वेटिवली आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि फिर कहते हैं इस बार सब कुछ ठीक हो गया और फिर नहीं ठीक हुआ तो बाकियों के कंपैरिजन में DRL का मैनेजमेंट इस बार बड़ा कंजर्वेटिव रहा है। लेकिन स्टॉक चलना शुरू हो गया है, जून 2021 के भाव पे आ चुका है ये, यहाँ पे ये क्रॉस करेगा तो ये एक नई टेरिटरी में चला जाएगा। एक बार तीनों के वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं अपने गिरीश जी से। गिरीश जी, इन तीनों में कौन सा लिया जाए चार्ट्स पे, सॉरी फंडामेंटल्स पे? देखिए, फार्मा के वैसे भी फंडामेंटल्स धीरे धीरे काफी स्ट्रांग हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के रिवाइज मॉडल्स आ रहे हैं यूएस FDA की तरफ से, और जिस तरीके की लाइटनेस नहीं आ रही है यूएस मार्केट को लेकर भी, तो फार्मा वैसे भी फोकस में ही रहने वाला है। बट हाँ, अगर इन तीनों के वैल्यूएशंस के ऊपर टोटल बात करी जाए तो सिप्ला इसमें स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आ जाता है, क्योंकि नए जो रिवाइज आए हैं मेडिकल्स की जो अप्रूवल्स आए हैं इनके, वो रिसेंटली काफी अच्छे थे। तो इस प्रपोजिशन में सिप्ला को डेफिनेटली कंसिडरेशन में रखा जा सकता है। बाकी फार्मा फोकस में रहेगा, जैसे कि हम ऑलरेडी आज एक न्यूज भी देख रहे हैं कि इप्का लैबोरेटरीज के ऊपर भी यूएस FDA ने एक इशू रेज करा ही है। तो कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे पैरामीटर्स होते हैं जो थोड़ा सा प्रपोजिशंस खराब कर देते हैं एक स्टॉक ओरिएंटेटेड में। बट हाँ, ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म प्रपोजिशन में देखा जाए तो फार्मा बहुत अच्छा रहने वाला है। तो चलिए, लॉन्ग टर्म प्रोपोजिशन फार्मा काफ़ी अच्छा नज़र आता है फंडामेंटल आउटलुक के तौर पर। लेकिन अजय, जी और सोनी मर्जर, डिस्पाइट हम देख रहे हैं सेबी के शैडो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इस पर तो आज नज़र होगी। ये आपने बहुत अच्छी स्टॉक चुन लिया, ये मेरे रडार पे था। इसका आप एक हफ्ते का चार्ट देखिए, इसके अंदर नीचे के लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है। पहले गिर गया था स्टॉक बहुत ज़्यादा, लोगों को संदेह होने लगा कि शायद मर्जर के ऊपर ही संदेह हो गया कि होगा साहब या नहीं होगा। और इस पूरी कंपनी में, इस स्टॉक में वो रीरेटिंग, जो MNC रीरेटिंग की जो संभावना है, आगे सोनी हो जाएगा तो ये वैल्यूएशन मिलेंगे नहीं, इन सब को लेके लोग अटकलें लगाते रहते हैं। और उसके बाद मैनेजमेंट ने, गोयनका साहब ने कहा कि भाई मैं CEO हूँ या ना, मैं रहूँ या ना, मैं हूँ ना हूँ, लेकिन कंपनी का मजा जरूर होगा। ये सब करके स्टॉक नीचे से रिकवर किया है। प्रशांत से पूछेंगे, क्योंकि प्रशांत, आप, ये FNO स्टॉक है, इसमें जबरदस्त ट्रेडिंग होती है, इस समय क्या सेटअप बता रहा है इसका? आज फिर ये मैटर जो है लाइंड अप है। जी अजय जी, मुझे लग रहा है कि ये शुक्रवार को करीबन 175 के जस्ट ऊपर क्लोज हुआ है। ये ऑलमोस्ट 165 तक के लेवल इस हफ्ते में दिखा सकता है, 165 हो सकता है, 160 भी दिखा। तो लॉन्ग की तो सलाह नहीं होगी, शॉर्ट में करूंगा नहीं, क्योंकि शॉर्ट फ्यूचर्स में करना होगा और ये न्यूज बेस्ड है, ओवरनाइट रिएक्शंस काफी आते हैं, तो ये मेरे रडार से बाहर होगा। बट जिनके पास पोजीशन हो कैश में, तो वो 160 160 का स्टॉप लॉस यूज करे। ओवरऑल मुझे लग रहा है इस हफ्ते में 165 तो दिख जाएगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर कॉशियस आउटलुक है कि क्योंकि ट्रिगर है और इसके चलते इसे वॉच लिस्ट में रखेंगे, लेकिन ज़बरदस्त ट्रेडिंग होती है और इसी के चलते स्टॉक पर, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर और डेवलपमेंट है और इसकी सुनवाई आज फिर से होने वाली है, तो आपके रेडार पर यह होना ज़रूर चाहिए। लेकिन इस बीच जहाँ मानसून की शुरुआत हो चुकी है, झमाझम बारिश मुंबई और दिल्ली में हम देख रहे हैं, मानसून को अगर बाजार के साथ जोड़ेंगे तो सीधे तौर पर फर्टिलाइजर शेयर्स, एग्रोकेमिकल स्टॉक्स हैं जिस पर नजर होगी ही। और इनफैक्ट शुक्रवार को जब हम स्मॉल कैप शेयरों का जिक्र भी कर रहे थे, ऐसे में भी कई सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बातचीत हो रही थी जिनमें अच्छे रिटर्न्स मिले भी हैं और आने वाले 3 महीनों में अच्छे खासी मजबूती दिखेगी भी। ऑफकोर्स फ्राइडे सेशन में बाजार में ही कमजोरी थी, लेकिन हेमेन, RCF, फैक्ट, ये सारे के सारे स्टॉक्स को अगर देखेंगे काफी अच्छे रिटर्न्स दिखा भी चुके हैं। अब फर्टिलाइजर स्पेस को यहां से 3 महीने के लिए कैसे खेला जाए, कौन से स्टॉक्स होने चाहिए रेडार पर? मानती जी, आपने RCF का नाम लिया, एक कोई ट्रेंडिंग बायस उभर के नहीं आ रहा है, आउटलुक थोड़ा पॉजिटिव होते जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो 145 से लेकर 90 तक गिरावट हुई थी। एज ऑफ नाउ तो हम ये पुल बैक ही गिनेंगे, एक रिट्रेसमेंट की तरफ मानेंगे। बुल मार्केट का जैसा सेटअप अभी तक एटलीस्ट लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे नहीं है। वीकली चार्ट्स पे यस, आई थिंक नियर टर्म में अगर आप देखेंगे तो एक रेंज क्लियर हो चुकी है। 100 का नीचे का लेवल है, 115 का ऊपर का लेवल है, और ये 9 हफ्ते हो चुके हैं ऑलमोस्ट, मान लीजिए ये रेंज में। इंडिकेटर्स थोड़े पॉजिटिव हो चुके हैं, तो मतलब 2 पॉइंट ब्रीफली ये हो सकता है। एक तो 100 का भाव टूटे नहीं, क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू लगता नहीं है, और अगर चलना है तो 115 के ऊपर
वीकली क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 9-10 हफ्ते से ये लेवल को वीकली चार्ट पे क्लोजिंग वाइज पार नहीं कर पाया है। तो आई वुड बी मोर पॉजिटिव 115 के क्लोजिंग के ऊपर, अगर आरसीएफ की बात करें। चंबल वगैरह अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम है, इंडिकेटर सेल में है। तो मतलब क्लियरली कोई मतलब एक चॉइस उभर के नहीं आ रही है, लेकिन अगर कंपेयर करें तो चंबल से आरसीएफ डेफिनेटली बेटर लग रहा है चार्ट्स पे। ऑलराइट, आपने कई सारे फर्टिलाइजर काउंटर्स यहाँ डिस्कस किए, थैंक्स सो मच हिमेन। लेकिन कुछ और स्टॉक्स को भी डिस्कस करते हैं, और एक ऐसा स्टॉक जो ऑलरेडी तेजी में है, स्पेस ऐसा जो बहुत तेजी में है, वो है टायर स्पेस। लेकिन अपोलो टायर की एक एनालिस्ट मीट हुई थी रिसेंटली, और कुछ की टेकअवेज निकल कर उनके आए हैं। उस की टेकअवे में अजय, अगर आपने भी रीड किया हो तो दिस गिव्स मी अ लिटिल सरप्राइज। उन्होंने कहा मॉडरेशन होगी ओईएम सेगमेंट में, और इनफैक्ट रिप्लेसमेंट मार्केट हो, ओईएम हो, थोड़ी मॉडरेशन हो जाएगी, और अपने रेवेन्यू को भी टेपर डाउन किया उन्होंने। देखिए, दो बातें, एक तो भाव देखिए आप अपोलो, ये जो है 420 के करीब आके चल गया। इसमें मामला ये है कि एक तो इसमें इनकी हंगेरियन सब्सिडरी है जो यूरोप की डिमांड को कैटर करती है, वहाँ सॉफ्टनेस है, हमें सबको पता है। दूसरा, ये टायर स्टॉक सारे सीएट, एमआरएफ, अपोलो, इवन बालकृष्णा नीचे के भाव से बहुत जोर से चले हुए हैं, क्योंकि क्रूड गिर गया था, और दूसरा बेस लो था। अब आपने 3-4 क्वार्टर में सॉलिड ग्रोथ देख ली। आपको याद होगा कि क्या जबरदस्त तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं इनके, नंबर्स आ रहे हैं। मुझे याद नहीं आता, मेरे मन में, शायद प्रशांत या हेमेन इस बात को, मेरे मन में अपोलो टायर का एक ही भाव इम्प्रिंटेड है, 180-220। अच्छा, तो बहुत आप समझ रहे हेमेन, आप इत्तेफाक रखेंगे मेरे बात से, क्योंकि ये भाव ही नहीं देखा अपोलो टायर का, क्रॉस ही नहीं करता था 220, नीचे में 175, 180, ऊपर में 220, 420 पे अब मॉडरेशन की कमेंट्री आ रही है। तो काफी चल गए नीचे से, नहीं? एब्सोल्युटली अजय जी, जैसा आपने बताया ऑलमोस्ट 2-2.5 साल था, जैसे 2-2.5 साल तक जब आपने भी जो लेवल बताए, मुझे भी एक्चुअली मन में वही, मतलब इतने टाइम वहां पे रुका हुआ था कि उसको पार ही नहीं कर पा रहा था, और जब निकला तो निकला नहीं, फट चुका। और यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त रनअप है, ओवरबॉट है, लेकिन ये बहुत ही टाइम के बाद ये रेंज से बाहर निकला है। नेचुरल है कि एक बड़ी मूव आती है, लेकिन बड़ी मूव अभी टर्मिनल स्टेज तो नहीं कह सकते, क्लियरली तेजी है, लेकिन इतने रनअप के बाद फ्रेश मेरे हिसाब से थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। ओवरबॉट है और शायद थक चुका है। टाइम प्राइस करेक्शन की अभी कोई रिट्रेसमेंट का सेटअप दिख नहीं रहा है, बट येस, आई थिंक वन वे है, जैसे अजय जी आपने बताया। आई वुड स्टे अवे फॉर द टाइम। ठीक है, ऑल राइट। तो बिल्कुल, ये तो अपोलो टायर पे बात हुई। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई, हर्षा इंजीनियर्स, इसमें भी प्लूटस वेल्थ ने स्टेक बाय किया है। प्लूटस वेल्थ ने लगभग 16 लाख शेयर खरीदे हैं, और आबू धाबी इन्वेस्टमेंट। देखिए, आपको मैंने भी ट्वीट की थी, आप शायद अपने ध्यान दिए नहीं, वो ये कि देश में ना, हर्षा है, ये हमारे साथ ठेकेदारों की बड़ी कमी हो गई है। ओके, मैं 3-4 बड़े, हाँ, या बात कर रहे थे एक बार पीछे, देसी में अगर बताएं तो बहुत सारे, मैं रियल एस्टेट के डेवलपर्स से बात कर रहा था, बड़े बड़े देश के, अनलिस्टेड लिस्टेड दोनों, कुछ पुणे के हैं, कुछ दिल्ली के हैं, कुछ बॉम्बे के हैं। वो ये बता रहे हैं कि साहब, हमारे पास तो बहुत प्लान्स हैं, लेकिन ठेकेदार नहीं है, और ठेकेदारों के पास इतना काम है कि नेक्स्ट 2-3 साल का ऑर्डर बैकलॉग है, तो नया काम नहीं ले रहे। ओके, ये हर्षा इंजीनियर भी एक ठेकेदारी की कंपनी है, उदयपुर, और बहुत हाई मार्जिन वाली कंपनी है, बहुत हाई एंड कंपनी है। अब जैसे कैपेसिटर में वो ब्लॉक जो हुआ ना, मेरी एक प्लेयर से बात हुई जिसने कैपेसिटी में पार्टिसिपेट किया ब्लॉक में। मैंने उनसे पूछा, मैं समझ रही हूँ किससे बात हुई होगी, तो उन्होंने कहा साहब इतनी बढ़िया कंपनी है, रेमंड्स का पूरा काम कैपेसिटी करता है, ओबरॉय का पूरा काम कैपेसिटी करता है, तो मतलब प्रीमियम डेवलपर्स का। तो पॉइंट ये कहना चाह रहा हूँ कि ठेकेदारी वाले स्टॉक्स के ऊपर नजर बना के रखिए, चाहे वो हर्षा हो, कैपेसिटी हो, या कोई और हो। HCC, उसमें बहुत बड़े बड़े ब्लॉक हुए, वो तो पुराने ठेकेदार हैं, क्योंकि ठेकेदारों की कमी है। पॉइंट ये है कि EPC जो एग्जीक्यूट करके दें, उनमें बहुत हाई डिमांड है, और लिस्टेड कंपनी में 6 नाम अगर आपके मन में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, यानी है ही नहीं इससे ज्यादा ऊपर। तो बहुत अच्छा सेगमेंट आपने हाईलाइट कर दिया। इनफैक्ट इसी में देख लेते हैं कि आज मौके कहाँ बनने चाहिए। बिल्कुल। एक बार प्रशांत आप बताएं, HCC तो बहुत चला भी था, शुक्रवार को हमारे इनफैक्ट खास सेगमेंट में भी था। अब हर्षा इंजीनियर हो, HCC हो, इन सब में आपको कहाँ पर एक मौका दिखता है आज ट्रेड लेने का? जी, यहाँ पे प्रियंका, जो आपने नाम लिया हर्षा इंजीनियर्स, ये 470 पे क्लोज हुआ, बट इसने एक लोअर वीक भी बनाया जहाँ पे इसने काफी सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर किए होंगे। तो मुझे लग रहा है अब ये एक अच्छी मूव के लिए तैयार होगा।
यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 440, 440 और आप करीबन 510 के टारगेट के लिए इसको बाय कर सकते हो। मुझे लग रहा है वैलिड ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स पॉपिंग आउट ऑफ द चार्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, तो मुझे लग रहा है वॉल्यूम बैक मूव है, बिल्कुल इसमें बने रह सकते। और अगर पोजीशंस है इंटैक्ट रखें, 3 महीने के रिटर्न्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। हर्षा इंजीनियर्स 40% तक ये सेगमेंट पर ही नजर रहेगी। लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे पैनल पर कुश बोरा भी जुड़ गए हैं। आइए उनके ट्रेडिंग आइडियाज समझते हैं। कुश, गुड मॉर्निंग, बताइए कौन से स्टॉक्स पर आपकी नजरें हैं? हैप्पी मॉनसून टू यू। आपको भी द फर्स्ट आ मॉनसून। गया लग रहा है। सॉरी, व्हाट वाज दैट अजय? रेन डांस का समय आ गया है लोनावला में। बॉम्बे में तो आ ही गया, शायद मार्केट्स में भी आ गया है, बिकॉज ऊपर नीचे दोनों तरफ वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है, तो डांस तो बिल्कुल हो रहा है ट्रेडर्स के बीच में, राइट? वेल देखिए, आपको पता होगा फ्राइडे को मैंने एक चीज कही थी कि थोड़ा सा कॉशन है मार्केट में। अभी कंसर्न नहीं है, अभी फेयर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉशन है, बिकॉज जो अपर बैंड चल रहा था, अपर स्लोपिंग बैंड, उसमें पहली बार क्लोजिंग हमने दी थी उसके नीचे थर्सडे को। तो फ्राइडे को जो हमने एक्शन देखा, ये बिल्कुल इन लाइन विथ द मार्केट जो ट्रेंड है उससे था। बट यहाँ पे मैं कहूंगा आप थोड़ा सा इंडेक्स को अवॉइड करें। बाय ऑन डिप्स अभी भी है, बट 2 दिन की फॉल है, इसको थोड़ा सेटल हो जाने दें, फिर हम बाय करेंगे। बैंक निफ्टी में रिलेटिव स्ट्रेंथ थी, सो दिस वन माइट बाउंस बैक अ लिटिल फास्टर। तो बिल्कुल इन दोनों ही इंडिसेस पे मेरी फिलहाल होल्ड की राय रहेगी, लेकिन आई लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज एट लोअर लेवल। 18,500 टू 18,800 ये मेरा निफ्टी पे बैंड है। 43,000 टू 44,100 ये मेरा बैंक निफ्टी पे बैंड है। लेकिन जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, आज के जो मेरे पिक हैं दोनों ही कैश सेगमेंट से हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट वन इज लाइक द रिटर्न ऑफ एन ऑल टाइम फेवरेट, इफ आई कैन कॉल इट दैट, एंजल वन। पिछले 10-15 दिनों में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। 1600 के सेकंड टारगेट के लिए वो हिट हुआ है। मोमेंटम अभी भी बरकरार है इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशन। तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं 1670 और 1700 के टारगेट्स के लिए। 1580 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है, दैट इज अ स्टॉक व्हिच इज नॉट डिस्कस्ड क्वाइट अ लॉट, लेकिन अच्छा खासा उसमें हमने एक अप ट्रेंड देखा था, और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के बाद फ्राइडे को इसमें एक रिवाइवल आया है, व्हिच इज KDDL। यहाँ पे आप फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 4090 और 4150। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस है ये रहेगा करीब, सॉरी माय बैड, यहाँ पे आप फ्रेश जो पोजीशंस हैं ये इनिशिएट कर सकते हैं फॉर 1400 एंड 1450 लेवल्स, और जो स्टॉप लॉस है ये रहेगा 1320 का। इस वक्त खुश की तरफ से और खरीदारी के मौके गिरावट पे भी खरीदारी का ट्रेंड है, हालांकि कॉशियस नजरिया जरूर रखना है। KDDL 1400 के टारगेट्स और एंजल वन प्लेटफॉर्म स्टॉक्स पर भी नजर है खुश की। लेकिन इस बीच जहां हम फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक की बात कर रहे थे, जाइडस लाइफ के चार्ट्स को एक बार देखते हैं। और कंपनी की सब्सिडरी माइलैब को 106 करोड़ में करीब 6.5% हिस्सेदारी की खरीद की खबर आती हुई दिखी है। हम आपको बता दें, माइलैब जो है आधार पूनावाला की कंपनी है, इसके वैल्यूएशन 1631 के हैं। जाइडस लाइफ के चार्ट्स, प्रशांत एक बार आप चेक कीजिए। हमने देखा 557 के लेवल्स पर स्टॉक में फ्राइडे में तो एक डाउनटर्न था क्योंकि मार्केट में ही कमजोरी थी, लेकिन अगर आप देखेंगे जाइडस लाइफ एक ऐसा स्टॉक है स्लो एंड इवेंचुअल इंपैक्ट जरूर दिखाता है। 3 महीने के चार्ट्स हम देख रहे हैं, करीब 15-16% के रिटर्न्स हैं। जी मानसी, आउटराइट बाय स्ट्रेट अवे, इनफैक्ट ये मेरे रडार में है। और 557 की क्लोजिंग है। आप 540 या 542 के जोन में 540 एक कंजर्वेटिव एंड अच्छा स्टॉप लॉस होगा, तो 540 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि यहाँ से करीबन 585, 585 से लेके 590 तक के लेवल भी दिखा सकता है। वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न, डेफिनेटली ऑन द बाय लिस्ट। और राइट, तो ये इस पर नजर रखिए। इस हफ्ते बड़े इवेंट्स में ऑफ कोर्स नए आईपीओस भी हैं। आईपीओस पर तो खैर आगे डिस्कशन करेंगे। 2 आईपीओस में हमारे व्यूवर्स को क्या सब्सक्राइब करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन 2 स्पेसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आइडिया फोर्ज ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में, और साइंट DLM जो बहुत ही हॉट सेक्टर है ESM कैटेगरी। इन दोनों कैटेगरीज पर इस वक्त बाजार की नज़र भी अच्छी खासी है। लेकिन अजय, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड, ये जो साइंट DLM का आईपीओ आएगा, यानी ESM बिजनेस अलग हो जाएगा, तो साइंट के स्टॉक पे इंपैक्ट पड़ेगा इससे? एक्चुअली सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन जवाब स्टॉक प्राइस में ही है। हाँ, अगर आप साइंट तो को आया। देखें, डबल हो चुका है आईपीओ के पहले ही अपने सब्सिडी आम के। हाँ। साइंट का भाव देखिए 50% 3 महीने में। 6 महीने का भाव दिखाइए डाक्टर साहब। साइंट ने जिस दिन अनाउंस किया था कि हम अपनी एक सब्सिडी को अलग से आईपीओ लेके आएंगे, वन साइडेड, ये देखिए 6 महीने में 80% रिटर्न। तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं ऑलरेडी बेक्ड इन हो गई हैं। थोड़ा सा अगर आप ये ट्रिगर लेके कूद रहे हैं स्टॉक के अंदर, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने वाली बात है। इनफैक्ट गिरीश बता सकते हैं इस बारे में। 80% तो चल चुका है, और वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है क्या गिरीश? ऑलरेडी काफी हाई दे चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि इमीडिएटली तो डेफिनेटली किसी की एंट्री तो नहीं बन रही,
यहाँ पे थोड़ा सा भी प्रॉफिट बुकिंग की एक्सपेक्टेशन तो है कि यहाँ से 1250 से 1300 का एक एक्सपेक्टेशन आएगा। उसके बाद भी अगर किसी को एंट्री चाहिए तो ही जा सकता है डेफिनेटली, तब तक तो नहीं करना चाहिए। लेकिन गिरीश, ये तो बात हुई साइंट की। अब जो नया बिजनेस लिस्ट होगा डीएलएम, यानी वो जो ईएसएम कैटेगरी है, काफी पसंदीदा भी है इस वक्त बाजार की, उस आईपीओ में पार्टिसिपेट करना चाहिए व्यूअर्स को? गिरीश, गिरीश आपको आवाज आ रही है मेरी? आईपीओ आएगा अभी तो। गिरीश, चलिए ठीक है, साइंट डीएलएम यानी जो नया आईपीओ आएगा साइंट का, और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में भी ये भी बिजनेस होगा इसका, उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस पर हम बात कर रहे थे। गिरीश से चलिए दोबारा कनेक्ट करते हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ मुनाफे का फंडा, हमारा खास सेगमेंट लेकर पंकज पांडे आज बने हुए हैं। आइए उनसे पहले बात करते हैं। पंकज, मॉर्निंग, बताएं कौन से आपके 2 स्टॉक्स? थैंक्स फॉर हैविंग मी। सो पहला स्टॉक जो मेरा है वो गेब्रियल इंडिया है, जहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 225 का है। यहाँ पे करीब 20% का अपसाइड निकल के आता है। देखिए, ऑटो एज अ स्पेस काफी बजिंग है, एंड ये कंपनी शॉक एब्जॉर्बर बनाती है, टॉप 10 शॉक एब्जॉर्बर प्लेयर्स में आती है। करीब इनका 63% जो रेवेन्यू है वो 2 व्हीलर से आता है, प्लस 23% आपका पीवी से आता है, प्लस बाकी सीवी एंड रेलवे से आता है। जो पीवी में है उनका मार्केट शेयर गेन हुआ है, सो वो एक अच्छी चीज है। एंड आई थिंक जो 2 व्हीलर है वहां पे इनका मार्केट शेयर गेन हुआ है, एंड जो 25 से करीब 32% हो गया। जो पीवी है, पीवी में ये काफी यूवी यूटिलिटी व्हीकल वाले सेगमेंट में हैवी है, जहाँ पे ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो काफी एग्रेसिव है, 35% का ग्रोथ है। तो ओवरऑल वो एक सेगमेंट भी अच्छा कर रहा है। प्लस जितने भी 2 व्हीलर के आपके ईवी रिलेटेड सप्लायर्स हैं उनको भी ये सप्लाई करता है, तो ये कंपनी को कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होगा अगर इंडस्ट्री ट्रांजिशन करती है टुवर्ड्स ईवी साइड। एंड आई थिंक एक अच्छी चीज और ये है कि इन्होंने एक जेवी किया है रिसेंटली इनाल्फा के साथ में, जो कि सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है ऑन सनरूफ। आजकल आप देखेंगे तो गाड़ियों में सनरूफ का काफी ट्रेंड बढ़ रहा है। एंड ओवरऑल जो ये केपेक्स करेंगे, करीब 150 करोड़ का केपेक्स करेंगे, 2 लाख यूनिट का कैपेसिटी क्रिएट करेंगे। इवेंचुअली 3-4 साल में इसको और बढ़ा के करीब 4 लाख यूनिट तक लेके जाएंगे। एंड उसका जो रेवेन्यू पोटेंशियल होगा करीब 1000 करोड़ का होगा। एंड विच इज व्हाई आई फील दैट कि ओवरऑल ये कंपनी काफी वेल प्लेस्ड है। 300 करोड़ का कंपनी के पास में कैश सरप्लस है। प्लस आई थिंक हमें लगता है कि ओवरऑल जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ होगा वो करीब 10.5% के आसपास में रहेगा। प्रॉफिट ग्रोथ करीब 20% के आसपास में रहेगा। वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव लगता है, 14 टाइम्स FY25। तो ये कंपनी हमें ओवरऑल अच्छा लगता है कि आगे जाके इसके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो काफी बेटर होते जा रहे हैं। जो दूसरी कंपनी है वो शुगर स्पेस में है, दालमिया भारत शुगर, जहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 490 रुपए का है ना। शुगर स्पेस काफी बजिंग है ऑफ लेट। ये कंपनी सबसे ज्यादा एफिशिएंट कंपनी है शुगर स्पेस में। एंड अच्छी चीज ये है कि इसके दोनों जगह प्लांट्स हैं, जो कि प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। एक है उत्तर प्रदेश और दूसरा है महाराष्ट्र। एंड जो इनका लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल इनका जो रिकवरी था वो करीब 13 बिप्स ऊपर था। जनरली शुगर सेक्टर में अगर आपकी रिकवरी अच्छी रहती है तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अच्छा रहता है, अगर शुगर प्राइसेस ऊपर चलती हैं तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो इसका जो इन्वेंट्री जो कैरी कर रहा है करीब 2.1 लाख का यूनिट का कर रहा है, करीब 31.7 रुपीज में कर रहा है। अगर शुगर के प्राइसेस 37 या उसके ऊपर चलते हैं तो ये कंपनी रिलेटिवली ज्यादा अच्छा करेगी। आई थिंक सरकार का एक जो बड़ा फोकस रहा है वो इथेनॉल ब्लेंडिंग पे रहा है, और ये कंपनी ने काफी एग्रेसिवली कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है। तो इनका करीब 22 करोड़ लीटर का इथेनॉल का कैपेसिटी था। लास्ट ईयर इन्होंने करीब 17 करोड़ लीटर बेचा था, और जो ये कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं करीब 32 करोड़ लीटर का कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, जो कि अगले साल सितंबर 2024 में आ जाएगा। एंड इसकी वजह से जो इनका डिस्टिलरी का या इथेनॉल का जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन होगा टॉप लाइन में करीब 45% हो जाएगा। एंड टिपिकली ये थोड़ा लेस वोलेटाइल सेगमेंट होता है, तो इसका जो रेवेन्यू वोलेटिलिटी है टिपिकली आपकी कमोडिटी कंपनीज में देखी जाती है वो कम होगी। एंड इसकी वजह से हमें लगता है कि ये कंपनी अच्छा करेगी आगे जाके। डेट इक्विटी भी कुछ खास नहीं है, 0.1 था। थोड़ा वो केपेक्स के लिए जरूर पैसा डालेंगे, बट इनका करीब 800 साढ़े 800 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी जनरेट होगा, तो डेट कोई स्ट्रक्चरली बहुत बढ़ने वाली नहीं है।
एंड अच्छी चीज ये है कि ये वैल्यूएशन में काफी अट्रैक्टिव है। तो अगर आप देखेंगे बलरामपुर चीनी वगैरह 10 के ऊपर के मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं, कंपनी करीब 7.5 के मल्टीपल पे ट्रेड करती है FY25 पे। तो आई थिंक ओवरऑल सेटअप के हिसाब से आप देखें तो ये कंपनी काफी वेल प्लेस्ड है शुगर एज अ स्पेस में टू सॉर्ट ऑफ डू वेल, एंड विच इज आई फील दैट कि यहाँ पे करीब 30% का अपसाइड निकल के आता है फ्रॉम करंट प्राइसेस। बिल्कुल पंकज, शुक्रिया आपके मुनाफे का फंडा कॉल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। शुगर स्पेस चीनी शेयरों की मिठास भी लगातार बढ़ रही है और हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विदेश यात्रा हम याद करते हैं और इनफैक्ट काफ़ी बड़ा ट्रिगर रहा पिछले हफ्ते के लिए, और उस मीट के बाद हम लगातार डिफेंस, स्पेस, ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो कि इस तरह की नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा भी दे रहा है। इससे जुड़ी कंपनियां भी हैं हमारे स्पेस में, और ये कंपनियां लिस्टेड स्पेस में भी आ रही है। आइडिया फोर्ज का IPO, ये एक ड्रोन कंपनी है, और इस IPO से जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स एक बार समझते हैं शरद से। शरद बताइए। जी बिल्कुल, आइडिया फोर्ज का जो है इशू आज खुलने वाला है। अब देखा जाए तो इसका प्राइस बैंड रखा है 638 to 672 रुपीज़ पर शेयर, और जो इशू साइज है रफली 567 करोड़ रुपीज़ का। इसमें फ्रेश इशू भी ऑलमोस्ट 240 करोड़ रुपीज़ की है। अब याद रखिए जो इशू जो है बंद होने वाली है जून 29 को, क्योंकि वेडनेसडे को मार्केट हॉलीडेज भी है, और लगभग 255 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स से जुड़ाया है। और याद रखिए नोमुरा, गोल्डमैन सैक्स, पाइन ब्रिज ग्लोबल फंड्स और टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस ने जो है पार्टिसिपेट किया इस राउंड में। और कंपनी जो है आप याद रखिए ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में है, लगभग 50% मार्केट शेयर है इंडियन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स में, और लगभग रैंक 7th ग्लोबली है। अगर डुअल यूज़ कैटेगरी ड्रोन के बारे में बात करें, डुअल यूज़ का बात होता है डिफेंस का और एक होता है सिविल का। इसके अलावा जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सॉल्यूशंस के लिए, और इंटरेस्टिंगली इन्फोसिस में 4% स्टेक जो है इन्फोसिस ने जो है रखा है इस कंपनी में, और वो एग्जिट नहीं कर रहे हैं। लगभग 70% रेवेन्यू डिफेंस सेगमेंट से आता है। उनका ऑर्डर बुक रफली 185 करोड़ रुपीज़ का है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पे जो है FY21 में जो है नेगेटिव था, नेट लॉस था, और उसके बाद जो है कंपनी प्रॉफिटेबल हो गया है। और इसके अलावा वैल्यूएशंस की बात करें इनके लिस्टेड पीयर सेट्स के साथ, जो 12 महीने के फॉरवर्ड कैलकुलेटेड बेसिस पे इनका वैल्यूएशन लगभग 28 टाइम्स आ रहा है। एमटार टेक, डाटा पैटर्न्स और एस्ट्रा माइक्रोवेव जो टुवर्ड्स द हायर साइड वैल्यूएशंस के हैं। और दो अहम ट्रिगर भी हैं, जो भारत की जो ड्रोन मार्केट है वो लगभग अगले 5 साल में जो है 80% CAGR ग्रो कर सकता है। उसका जो टोटल मार्केट है लगभग $812 मिलियन का हो सकता है। और रिसेंटली जो लास्ट वीक है DGFT ने जो है लिबरलाइजेशन स्कीम रखी है, जहाँ पे एक्सपोर्ट हो सकती है आपके ड्रोन्स को, स्पेशली सिविल यूज़ में। तो ऑफ कोर्स बहुत पॉजिटिव ट्रिगर्स जो इंडस्ट्री में भी देखने मिल रहा है। लेकिन ये तो पहली जो है IPO साइज़ की बात हुई, लेकिन और 2 IPO खुल रहे हैं इस हफ्ते, इन पे भी फोकस करते हैं। साइंट DLM का लगभग आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 500 करोड़ के ऊपर का जो है एक IPO आ रहा है, और उसको जो है जून 27 को खुलेगा इशू। और इसके अलावा PKH वेंचर्स जो है वहाँ भी जून 30 को जो है उनका IPO इशू खुलने वाला, और एक्सपेक्टेड IPO साइज़ है क्योंकि प्राइस बैंड आया नहीं है, लगभग 380 करोड़ रहेगा। तो इस हफ्ते में 3 IPO खुल रहे हैं, लगभग 1500 करोड़ जो है मेन बोर्ड IPOs में रेस करेंगे। शरद शुक्रिया, सारी की सारी डिटेल्स आइडिया फोर्ज से जुड़ी हुई, और साथ ही आने वाले दिनों में इस हफ्ते 3 IPOs हैं जिस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन अजय, ये ड्रोन मार्केट के प्रोजेक्शंस भले ही अट्रैक्टिव नजर आए, लेकिन काफी नई टेक्नोलॉजी है जो कि इस वक्त मार्केट में देखिए इसमें ये जो है एक मेन बोर्ड पे पहला ड्रोन IPO होगा। जो द्रोणाचार्य दूसरी कंपनी जिसका IPO आया था, बहुत जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिला था, वो SME क्षेत्र की कंपनी थी। तो इसमें बाजार को इंटरेस्ट तो रहेगा। ये जो प्लेट आई है आपके 28 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स पे है, 3000 करोड़ की कंपनी होगी। ओवरऑल साइज में छोटी है, लेकिन 32 करोड़ का प्रॉफिट करती है। तो देखना ये है कि इनका प्रॉफिट यहाँ से कैसे तेजी से, ये हाई ग्रोथ है, 50-60% ग्रोथ एरिया है, भयंकर एप्लीकेशन है, और ये पहली बड़ी कंपनी है आइडिया फोर्ज ड्रोन के एरिया में जो मुनाफा कमा रही है। बाकी सब तो सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट स्टेज पे या फिर बर्न कर रहे हैं पैसा, तो इसको थोड़ा स्कैसिटी प्रीमियम भी मिल सकता है। और मैं आपको एक और बता दूं कि 700-800 कंपनियां हैं इंडिया में जो ड्रोन के स्पेस में अच्छी स्टैब्लिश नेम्स हैं। उसमें ये वाला जो नाम है
ये थोड़ा अपर एंड पे ऊपर है। आया है। बहुत अच्छा नाम है इसका। 40% तो मिल भी गया इनको, 255 तो करोड़ स्कैसिटी प्रीमियम मिलेगा, हाई ग्रोथ स्पेस है। अजय, तो सारे चैनल्स जो हैं आइडिया फोर्ज अब आईपीओ आने के बाद इस पर बात करें इस कंपनी पर, लेकिन हमने ईटी नेटवर्क ने मार्च में ही सबसे पहले आइडिया फोर्ज के मैनेजमेंट से इंटरव्यू किया था। तब उन्होंने बताया था कि किस तरह से 2009-2012 में ही इन्होंने कॉन्सेप्चुअलाइज कर दिया था इसे, और तब से ये चल रहे हैं। सो इट्स इन इटसेल्फ अ बिगर कंपनी। जी हाँ, बाजार में काफी इंटरेस्ट रहेगा इस आईपीओ पे, नो डाउट। बिल्कुल। तो चलिए, आइडिया फोर्ज और साथ ही जो भी आईपीओज इस हफ्ते लाइंड अप है इस पर तो नजर रहेगी, लेकिन कुछ और स्टॉक्स जो कि आज स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट दिखा सकते हैं, इस पर एक बार फोकस करते हैं। और फोकस में रहेंगे बैंक्स फाइनेंशियल्स, हर्षा इंजीनियर्स और ईज माई ट्रिप जैसे काउंटर्स भी। ईज माई ट्रिप पर एक बार हेमेन आपसे राय जानना चाहेंगे। वैसे तो ताज़ा खबर ये है कि प्रमोटर ने हिस्सेदारी बेची है। इनफैक्ट प्रशांत, आप अपनी राय दीजिए ईज माई ट्रिप, ईजी ट्रिप पर, क्योंकि मॉनसून सीजन के साथ साथ हो सकता है कि ट्रैवल एक्टिविटीज में भी, ऑफ कोर्स समर में सबसे ज्यादा यहाँ पर डिमांड रहती है, लेकिन अगेन इजी ट्रिप के लिए ये मौसम भी काफी अच्छा होगा, क्या लगता है? जी, ओवरऑल मानसी, अगर मैं सिर्फ पैटर्न को देखूं, कीपिंग असाइड ऑल द इमोशंस, तो काफी वीक पैटर्न बन चुका है। अगर मैं बेसिक डेली चार्ट को देखो, इसका जो सपोर्ट था करीबन 45, वो बहुत कन्विंसिंगली ब्रेक हुआ है। तो अभी मैं कहूंगा कि जिनके पास भी पोजीशन हो वो 39 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यूज करे 39 का, और होल्ड करे। अगर ये ब्रेक हो जाए तो कुछ देर के लिए बाहर आना बेहतर होगा, क्योंकि ओवरऑल थोड़ा सा मुझे नेगेटिविटी नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर फिर से एक बार 45 क्रॉस हो तो इसमें फिर से एक स्ट्रेंथ आएगी, मोमेंटम आएगा। तो फिलहाल 39 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। राइट, तो ये तो कुछ स्टॉक्स रहे जो आज आप ट्रेडिंग के लिहाज से कैसे ट्रेड करें, स्ट्रैटेजी हमें प्रशांत भी बता रहे हैं। लेकिन एक रिकैप ले लेते हैं। एक्शन स्टॉक, सारे वो स्टॉक्स जो आज खबरों के दम पर एक्शन है, जिनमें ट्रेडिंग के मौके बहुत बनेंगे। पूजा कब बाय करके लाई, आइए उनसे एक बार फिर से समझते हैं। पूजा बताएं। जी, एक्शन 5 स्टॉक्स में सबसे पहले बात करते हैं जाइडस लाइफ की। वैसे तो आज काफ़ी सारी फार्मा कंपनी खबरों के चलते फोकस में है, और जाइडस लाइफ पर भी नज़र रखिए। एक नई डील के चलते सब्सिडरी ने माई लैब में 106 करोड़ में करीब 6.5% हिस्सेदारी खरीदी। और हम आपको बता दें, माई लैब आधार पूनावाला की कंपनी है, जिसका की वैल्यूएशन 1631 करोड़ रुपए है। आरवीएनएल लगातार फोकस में बना हुआ है। अब एक और नया ऑर्डर मिला कंपनी को। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के लिए कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई, और 395 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। गोदरेज प्रॉपर्टीज गुरुग्राम में कंपनी ने 15 एकड़ की जमीन खरीदी, और प्रीमियम रेसिडेंशियल अपार्टमेंट यहाँ पर कंपनी के बनाने की योजना है। ईजमाई ट्रिप पर भी नजर रखिए। प्रमोटर की तरफ से बिकवाली हुई है। प्रमोटर निशांत पिट्टी ने 266 करोड़ में कंपनी के करीब 3.5% हिस्सेदारी बेच दी है। और आखिर में बात करते हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की। यहाँ पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और आईसीआईसीआई बैंक दोनों की बोर्ड की बैठक होगी 29 जून को, जिसमें कि कंपनी के डी लिस्टिंग पर विचार किया जाएगा। ऑलराइट, आप शुक्रिया पूजा ये सारे स्टॉक्स कंपाइल करके लाने के लिए। सो एक रिकैप, आप इन स्टॉक्स पर नजर जरूर रखें, और इस पर तो खास तौर पर नजर रखें। 20% ऑलरेडी प्री मार्केट में लग गया सर्किट। अच्छा, 20%। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये इसने जितने रिटर्न नहीं दिए स्टॉक ने आईपीओ के बाद से, एक ही बार में पूरा रिटर्न देने का, क्योंकि लोग देंगे नहीं, टेंडर नहीं करेंगे इस भाव से। अच्छा। कंपनी काफी बढ़ गई है आगे, और 20% सर्किट लग गया है, तो 1200 तक खींच सकते हैं इसको। 700 तो आज ही हो गया। ठीक है गिरीश, जैसे हम बात कर रहे थे अभी ऐसे सिक्योरिटीज के डीलिस्टिंग पे कैसा रिस्पॉन्स आएगा, ये देखिए 20% का प्री ओपन में दिखाई दे रहा है। ये रिवाइज होगा आपको लगता है प्राइस ओपन ऑफर? क्योंकि जिस तरीके के मोमेंटम आ रहे हैं, जिस तरीके का वॉल्यूम चल रहा है, तो डेफिनेटली ये रिवाइज होगा ही होगा। क्योंकि जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि डीलिस्टिंग के प्रोसेस के टाइम पे ये सब रिवाइज होते ही हैं नंबर्स, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी अभी ओपनिंग मार्केट में ही दिख रही है हमें। ठीक है, चलिए इसे वॉच आउट करते हैं। लेकिन इस बीच पैनल पर शिवांगी भी बनी हुई है, शिवांगी सारदा, उनसे भी बात करते हैं। शिवांगी, मॉर्निंग, आज आपके ट्रेड्स क्या हैं? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद। तो आज मेरे रडार पे है, सबसे पहला स्टॉक है भारती एयरटेल। हमने देखा है कि स्टॉक जो है वीकली काफी स्ट्रॉन्ग बेस पे खड़ा है, और हमने देखा है कि ये जो स्टॉक है वो पूरे मार्केट में वोलेटिलिटी के बावजूद बहुत रेजिलिएंट रहा है। कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिला है, फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रही है हर छोटे डिक्लाइंस में। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी कर सकते हैं। 890 तक के एक लक्ष्य जो है वो बनते हुए दिख रहे हैं, 840 के एक स्टॉप लॉस के साथ।
जब ऑफिस से नहीं घर से ज्वाइन कर रही हैं लग रहा है, बारिश के चक्कर में आज आप ऑफिस नहीं गई क्या? जी बिल्कुल अजय जी, मैं घर से ज्वाइन की हूँ और मैं कोलकाता में हूँ, अभी अपने होम टाउन आई हुई हूँ। क्या बात तो है, यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ। क्या बात है, बहुत शानदार। कोलकाता में बारिश में वो गोलगप्पे को वहां पे क्या कहते हैं? पुचका कहते हैं। ऐसे खूब आनंद उठाइएगा, काम के साथ साथ होम टाउन का भी मजा लूटते हुए और हम शिवांगी जी। आपको सिर्फ सुन के ही मजे ले लेंगे कि हमें तो मुंबई में ऑफिस में आना वैसे है। कोलकाता जाने के लिए सबसे बढ़िया समय कौन सा होता है? विंटर्स या बारिशों का समय भी बढ़िया है? जी, यहाँ पे विंटर्स भी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे विंटर्स के मौसम के बहुत ही अच्छा हम आनंद ले सकते हैं खान-पान के साथ। तो हम्म, विंटर एक बहुत अच्छा है, तो आप सभी को इनवाइट करती हूँ, दिसंबर में ज़रूर आइएगा। आप पुचका खाइएगा और ढेर सारी फोटोग्राफ भेजिएगा। हाँ बिल्कुल शिवांगी, आप भेजिएगा, हम पिक्चर जरूर आप ये डिजिटल पुचका हैंडल्स की पे बात डालेंगे। पे कुछ बोहरा के चेहरे पे इतनी बड़ी मुस्कान कैसे आ रही है? कुछ कोरिलेशन है क्या? तो वो पानी पूरी खाएंगे, मुंबई के है। आपने ट्राई किया है वैसे कुछ कभी गोलगप्पा, पुचका या फिर पानी पूरी सबसे बेस्ट है? बारिश में तो वड़ा पाव का मजा अलग होगा। हाँ, जैसे देखिए स्वीट्स में जलेबी जैसे कहते हैं ना हर प्रांत में बनती है, वैसे आई थिंक गोलगप्पा पुचका आप इसको जो कह लीजिए ये हर प्रांत में बनता है एंड इट इज माय एम कि जहां जहां मैं जाऊं एटलीस्ट एक बार ट्राई करूं। आई थिंक आपने कभी अगर अहमदाबाद की या गुजरात की ट्राई की है, आई थिंक दैट इज सबसे ज्यादा वैरायटी जो मिलती है वो वहां मिलती है। सो आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन माय फेस। सो परहैप्स दैट्स द रीजन। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। गुजरात और अहमदाबाद, आई एम श्योर मानसी ने ट्राई किया होगा ये गुजरात, अहमदाबाद। 12 से 15 अलग तरीके के पानी होते हैं गुजरात में, जो पानी अरे वाह। पूरी के पानी है, तो मीठा और तीखा नहीं, क्या और बात भी है। अलग अलग अच्छा जी, अलग अलग डिफरेंट वैरायटी। सो ही इज राइट वोडका पानी पूरी भी चलती है सुना है वहाँ पे। चलिए आगे लेके चलते हैं। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं जिनमें ब्रेकआउट पैटर्न अच्छे बने हुए और इनफैक्ट ब्रेकडाउन पैटर्न भी हैं। कुछ प्रेशर वाले स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं। वोल्टास पर यूबीएस की एक रिपोर्ट भी आई थी, अच्छा खासा स्टॉक ऊपर से लगभग 40% करेक्ट हो चुका है, लेकिन अब इसके बाद क्या यहाँ से कोई पुल बैक? अभी तो देखिए प्री ओपन में आपको आधा % तेज दिख रहा है और शुक्रवार को टूटा है ये स्टॉक का। क्या शिवांगी इस पर एक पुल बैक के साइंस दिखते हैं या फिर अभी भी छोड़ देना चाहिए, इसमें अभी प्रेशर कंटिन्यू रहेगा? जी, वोल्टास की अगर हम बात करें तो डेली फ्रेम में हमने कंसिस्टेंटली सेलिंग देखा है कि रेजिस्टेंस जो है वो कंसिस्टेंटली लोअर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और एक फ्राइडे के सेशन में काफी एक स्ट्रॉन्ग बेरिश क्लोजिंग हुआ था इसका, यानी कि यहाँ पे थोड़ी और वीकनेस जरूर देखने को मिल सकती है। हालांकि ये अपने एक क्रूशियल सपोर्ट है इसका वीक ऑन वीक बेसिस पे 735 के आसपास का, तो वो एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वॉच आउट करने के लिए। वहां तक थोड़ा वीकनेस देखने को मिल सकता है, उसके बाद हम पुल बैक का एक्सपेक्ट करें। क्या जबरदस्त तरीके से टूटा है स्टॉक, 820 के ऊपर से गिरता हुआ ये इस समय 750 के आसपास कहीं ना इतने कहीं टूटने ट्रेड के कर रहा बाद है। भी ब्रोकिंग फर्म की रिपोर्ट जो पहले भी खैर आई हैं और अब यहाँ से फर्दर एक केस बनता है क्या कि मतलब बहुत हद तक प्राइस में हो? टेक्निकल्स ही पे चल सकता है क्योंकि फंडामेंटल पे तो कहीं ना कहीं मार्केट शेयर इनका काफ़ी तेज़ी से लूज कर रहा है, ये बात तो है। ऐसे ये इंडसइंड बैंक के ऊपर एक और बात करना ज़रूरी है थोड़ा। इन्होंने खबर ये आई है कि इनको अप्रूवल मिल गया है आरबीआई का प्रमोटर स्टेक बढ़ाने का। स्टॉक कमज़ोर बाजार में भी आउट परफॉर्म कर रहा है। कुछ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा इंडसइंड कि बाकी सारे बैंक आईसीआईसीआई एक्सिस थोड़ा थमते हुए नजर आ रहे हैं, ये इस समय लीडरशिप दिखा सकता है क्या? ये 1400 रुपए की तरफ भी जा सकता है? तो अजय देखिए मुझे लग रहा है 1400 की तरफ जा सकता है लेकिन थोड़ा सा स्लगिश होगा। मैं जानता हूँ न्यूज का इम्पैक्ट है, आई थिंक मार्केट्स ने पहले ही उसको लेकर रिएक्ट कर लिया था। तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा हम जहाँ पे इन्होंने 1350 1340 के जो जोन है इसके आसपास का जो हाई बनाया था इसके आसपास शायद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आते हुए देखें, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें एक थोड़ा सा जो ठहराव है वो देख लिया था। फ्राइडे का जो मूव था अगेन एज आई सेड दैट कुड हैव बीन न्यूज इम्पैक्ट बिल्कुल इसमें हो सकता है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर किसी ने पोजीशन ली हो तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस लगा के चलें, बिकॉज टिपिकली एक बहुत शार्प मूव के बाद स्टॉक में साइडवेज मूवमेंट आना, कंसोलिडेशन होना बिल्कुल जायज है। हाँ, अगर 1350 के ऊपर सस्टेन करता है लेट्स से फॉर अ डे और टू, देन वील कंसीडर द स्टॉक फॉर द टारगेट्स ऑफ 1400। पर मेरे हिसाब से यहाँ पे 1350 के आसपास थोड़ा सा यहाँ पे आप सेलिंग प्रेशर या पॉज देख सकते हैं। ऑप्शंस डेटा भी देखें तो उसी लेवल के आसपास आपको अच्छा खासा कॉल बिल्डअप दिखेगा। सो आई वोंट बी सरप्राइज कि थोड़ी देर के लिए आप उस लेवल के आसपास स्टॉक को थमता हुआ या पॉज होता हुआ देखें। प्रशांत, प्री ओपन में अगर आप होटल स्टॉक्स को देखें, एक तो आईटीसी बिगर प्लेयर, और आईटीसी तो इनफैक्ट एक
इंटरैक्शन एक्सक्लूसिव भी है जो कि हम आपके लिए लाइन अप कर रहे हैं, थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे भी। हर निशान के साथ ट्रेड कर रहा है और एक स्मॉलर प्लेयर इन दी कैटेगरी शैले होटल्स को भी देखते हैं। कंपनी फंड रेजिंग के प्लान्स कर रही है। आने वाले महीने की शुरुआत में 3 जुलाई को फंड रेजिंग को लेकर बैठक होने वाली है। शैले होटल्स तो इस वक्त रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आईटीसी के चार्ट्स पर कुछ प्रशांत एक बार आप राय दीजिए। जी मानसी, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 430 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए पोजिशनली, और ये 465 465 तक जा सकता है। तो एनी एंड एवरी डिप शुड बी बॉट जब तक ये 430 के नीचे स्पॉट क्लोज ना हो। और मुझे लग रहा है यू कैन होल्ड फॉर 465, 465 से लेके 470 के टारगेट्स के लिए। तो अब मार्केट प्री ओपन से पहले कुछ 2 मिनट में, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट खबर आज के लिए, क्या खास खबर है हमारे साथ शरद है बताने के लिए। शरद बताएं क्या खबर लेकर आए। जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला है सीएट, और यहाँ पे जो है अनाउंसमेंट आ सकती है जहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट लाइन जो है एक्सपेक्टेड है लॉन्च है सेकंड क्वार्टर FY24 में। अब ये प्रोडक्ट लाइन कौन सी लॉन्च होने वाली है? ये होगा आपका TBR सेगमेंट, यानी ट्रक, बस, रेडियल टायर सेगमेंट, एंड ऑफ कोर्स पैसेंजर की जो लाइट ट्रक टायर्स होती है व्हीकल्स की, उनको भी लॉन्च होने वाली है। ऑफ कोर्स ये फेज़ 1 उनके गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी का होगा। और जो फर्स्ट क्वार्टर FY24 में हमने जो रॉ मटेरियल प्राइसेस देखी है, हालांकि वहाँ पे एक थोड़ी स्लाइट बम्प अप देखने मिल सकती है, लगभग 1 से लेकर 2% तक सीक्वेंशियल बेसिस में। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखें तो गिरावट जो है अभी भी अच्छी खासी है, तो मार्जिन्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंप्रूवमेंट तो ज़रूर देखने मिलेगा। स्टॉक जो है ऑफकोर्स देखें तो अप्रैल के लो से लगभग 40% से ऊपर भागा है, और जो 12 मंथ फॉरवर्ड पी रेशियो है इनका लगभग 17 गुना आ रहा है। इसके अलावा मैनेजमेंट कमेंट्री हुई थी और इंपॉर्टेंट टेकअवेज में उन्होंने कहा है कि जो 2 व्हीलर सेगमेंट की रिप्लेसमेंट है वो अभी फ्लैट रहने वाली है और अगले 2 या 3 क्वार्टर के बाद पिकअप करेगी। हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ, यानी कि 6 से लेकर 9% तक का ग्रोथ का अनुमान है पीवी और सीवी सेगमेंट में। उनका विजन 2026 हुआ था रिसेंटली, जहां पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेंटेन रखे अपनी लीडरशिप 2 व्हीलर सेगमेंट में। करेंटली उनका मार्केट शेयर 28% का है। पीवी सीवी सेगमेंट में जो एक्सपेक्ट करें मार्केट शेयर बढ़ाए, पीवी सेगमेंट लगभग 18 से 19% का और सीवी सेगमेंट का 11 से लेकर 12% का। करेंटली जो है वो 15% और 7% रेस्पेक्टिवली है। और आखिर में जो कैपेक्स की गाइडेंस आई है वित्त साल 2024 के लिए, वो लगभग 700 से 750 करोड़ रुपए का है। ऑलराइट, तो इनकी 2 व्हीलर स्पेस में लीडरशिप बरकरार है। सीएट की ग्रोथ टारगेट बता रहे हैं FY24 के लिए, उन्होंने इनफैक्ट कुछ टारगेट्स भी बताए हैं, इस पर हम नज़र रखेंगे। शुक्रिया शरद। तो एक तरफ सीएट जिस पर खबर लेकर आए शरद हमारे लिए, और एक तरफ अपोलो टायर का मैनेजमेंट मीट, एनालिस्ट मीट, जहाँ कह रहे हैं थोड़ी सी मॉडरेशन दिख सकती है। लेकिन क्या टायर स्टॉक्स अच्छी खासी मूव दिखा चुके हैं? क्या यहाँ मोमेंटम प्ले होना चाहिए, या फिर आज मोमेंटम प्ले क्योंकि ऑटो एंसिलरी पूरा ही चल रहा है, उसे वॉच आउट करेंगे। लेकिन प्री ओपन में और मार्केट खुलने में बस अब कुछ सेकंड्स ही बाकी हैं। अभी जो फिलहाल आपको जो बड़े डेंट दिख रहे हैं, श्री सीमेंट पर भी आपको बड़ा डेंट दिखाई दे रहा है। उस पर एक न्यूज़ आई थी, तो जो प्रेशर वाले स्टॉक्स हैं उन्हें भी एक बार वॉच करेंगे। लेकिन पहले एक बार देखते हैं कि मार्केट की ओपनिंग में पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑन द फेस ऑफ इट पहले स्टॉक्स रिएक्ट कौन से कर रहे हैं। तो कंज्यूमर स्पेस से आपको टाटा कंज्यूमर यहाँ एक ग्रेड आया था और 1020 तक दिखते हैं सिटी को टारगेट्स। आप देख रहे हैं यहाँ पर 1.25% की टाटा कंज्यूमर टॉप गेनर है। और इनफैक्ट दूसरे टॉप गेनर्स में आप देखें तो यूपीएल, यहाँ पर भी एक खबर थी पिछले हफ्ते और इसके चलते आप देख रहे हैं यहाँ मूवमेंट है। सीमेंट काउंटर्स में आपको मूव दिख रही है, अल्ट्राटेक पे, डीवी स्लैब पे मूव दिख रही है। आयशर मोटर पर भी एक ब्रोकिंग फर्म की रिपोर्ट थी, वहां पर आपको थोड़ी सी तेजी दिख रही है। फार्मा स्टॉक्स के कुछ नेम्स है, फार्मा और एफएमसीजी के पहले इनफैक्ट पहले 5 टॉप 5 काउंटर्स की बात करें उसमें फार्मा और एफएमसीजी आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। दूसरे जो काउंटर्स हैं जहां पर थोड़ा सा डेंट है, प्रेशर है, वहां क्योंकि अडानी स्टॉक्स पर थोड़ा प्रेशर, शुक्रवार को भी बड़ा प्रेशर आया था, वहां पर आप फर्दर प्रेशर देख रहे हैं। अडानी एंटरप्राइज हो, HDFC लाइफ पर भी जो एक नोटिस आया उसका एक प्रेशर दिख रहा है। आईटी स्टॉक्स में TCS जैसे स्टॉक्स पे प्रेशर है, क्रूड डेरिवेटिव्स में एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स पे प्रेशर आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है। और साथ ही पावर स्टॉक्स में अभी थोड़ा सा आपको प्रेशर तो दिखाई दे रहा है। डॉक्टर रेड्डीज पे हम बात कर रहे थे, वहाँ पॉजिटिव न्यूज़ थी लेकिन अपलिफ्टमेंट उस न्यूज़ की ज़्यादा इम्पैक्ट अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। देखते हैं ओवर द टाइम ही कैसे अनफोल्ड होता है। लेकिन अभी फिलहाल बड़ी जो आपको मूव दिख रही है वो
कंज्यूमर स्पेस में टाटा कंज्यूमर, HUL जैसे स्टॉक्स में दिख रही है। बैंक्स में से ICICI बैंक जैसे काउंटर्स ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और फार्मा में आपको DV's लैब जैसे काउंटर्स में मूव दिखाई दे रहे हैं। तो बैंक्स परफॉर्म तो कर रहे हैं और लार्ज कैप बैंक्स भी परफॉर्म कर रहे हैं। SBI दिख रहा है, ICICI बैंक दिख रहा है। देखना होगा कि ओवर द टाइम ये बैंक्स क्या लीडरशिप ले सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं क्या लीडरशिप। मिड कैप में क्या हो रहा है मानसी? मिड कैप की शुरुआत म्यूटेड हुई है। 100 अंकों की कमजोरी इस वक्त मिड कैप इंडेक्स में आप देखेंगे, लेकिन ठीक लार्ज हैवी वेट्स की ही तरह पावर स्पेस और साथ ही हम देख रहे हैं हेल्थ केयर स्पेस जो कि मिड कैप में इसका वक्त प्ले आउट कर रहा है। फोर्टिस हेल्थ केयर शुरुआत यहाँ से अच्छी मजबूती है। HSBC टायर पर भी नजर रखें। अपोलो टायर्स इन्होंने जो रेवेन्यू टारगेट और मार्जिन टारगेट रिट्रेट किया है उसका एक इम्पैक्ट अपोलो टायर के चार्ट पर भी नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ पर एक न्यूज़ फ्लो, इस न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट है मैक्स हेल्थ केयर, टाटा एलेक्सी, AU बैंक और दिव्यानी इंटरनेशनल। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट प्लेस पर हम देख रहे हैं कुछ खबरें और कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जिसका असर दिव्यानी इंटरनेशनल में मिड कैप में और स्मॉल कैप में सफायर फूड्स भी आज चल रहा है। एंजल वन आज सुबह कुछ ने इस पर अपनी राय भी दी थी। स्टॉक में हम देख रहे हैं करीब 1% तक की मजबूती। अमारा राजा बैटरीज और साथ ही RVNL स्मॉल कैप। RVNL में आज हमने देखा था एक नए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर के तौर पर साबित हुआ। ये न्यूज़ फ्लो है जिसका एक इम्पैक्ट और कैनफिन होम्स पर भी नजर रखनी चाहिए। म्यूटेड स्टार्ट देख रहे हैं मिड कैप में, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अब भी नजर आते हैं। 18,670-80 के आसपास बाजार खुला है। मिड कैप इंडेक्स में थोड़ी सी कमजोरी, लेकिन बेंचमार्क इंडिसेस एटलीस्ट हरे निशान में खुली हैं। एक ओपनिंग ट्रेड्स का राउंड ले लेते हैं अपने सारे पैनलिस्ट के साथ। हेमेन, आपसे शुरुआत करेंगे। जिस हिसाब से ओपनिंग हुई है बाजार की, क्या ट्रेड आपके रेडार पे बन के आ रहा है? ओके, कुछ आप बताएं सबसे पहला ट्रेड। तो अजय, एक स्टॉक जो मेरे रेडार पे काफी समय से चल रहा है वो है SSWL, स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स जो है। अगर इसमें हमने बहुत अच्छा ब्रेकआउट आते हुए देखा था 8 से 10 सेशन पहले, लेकिन फॉलो थ्रू भी उतना ही स्ट्रांग है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप इंट्राडे के लिहाज से भी एक फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। अगेन 200 का टारगेट पहला टारगेट रहेगा, 208 का दूसरा टारगेट रहेगा और जो स्टॉप लॉस है उसको मैं जस्ट नीचे लेके चलूंगा 190 के, सो 180 950 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इस स्टॉक में अच्छी खासी मजबूती है। मेरे ख्याल से ये और ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? जी बिल्कुल, ओपनिंग ट्रेड के लिहाज से मेरे रडार पे है दीपक नाइट्राइट। हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक जो है कंटिन्यूसली हायर जोन्स पे मूव कर रहा था और एक स्लाइट करेक्शन के बाद हम वापस से आज एक अच्छा पुल बैक मूव देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और अगर हम देखें तो सीजनैलिटी वाइज ये स्टॉक जो है काफी प्ले आउट होता है जुलाई के महीने में। तो यहाँ पे जो है खरीदारी की राय रहेगी। 2280 तक के लक्ष्य जो है वो बनते हुए दिखेंगे 2150 के स्टॉप लॉस को बनाते हुए। ट्रेड में भाई ये काफ़ी डिफरेंशिएटेड कॉल है। गिरीश भी हमारे साथ, लेकिन गिरीश से मैं ओपनिंग ट्रेड्स नहीं ले सकता, इसलिए प्रशांत के पास जाऊंगा। गिरीश, मैं आपके पास लौटता हूँ एक और स्टॉक डिस्कस करने के लिए, लेकिन प्रशांत जल्दी से बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है? जी, मैं नैटको फार्मा के साथ जाना चाहूंगा करीबन ऑलमोस्ट 690 के लेवल पे। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 670 670 और मुझे लग रहा है यहाँ से ये करीबन 725 730 तक के लेवल तक जा सकता है। वैलिड ब्रेकआउट, वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट एंड अ गुड ओपनिंग। सो नैटको फार्मा मेरा पिक होगा। जेंटलमैन हमारे साथ बने रहिए। वापस लौटते हैं। एक बड़ी खबर जो इस समय चल रही है वो है ICICI सिक्योरिटीज की डीलिस्टिंग की खबर, जो ICICI ऑफ कोर्स अपनी बोर्ड मीट में डिस्कस करेगा। स्टॉक 10% ऊपर है, 620 इस समय। शरद हमारे साथ है रिसर्च से और अंकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे कुछ वैल्यू एडेड खबर लेके। शरद, पहले आप खबर बताइए, उसके बाद एक और इसमें खबर में हम डालेंगे कुछ तड़का। अंकुर मिश्रा उसके लिए जुड़ेंगे। आप बताइए। बट जी बिल्कुल, ICICI सिक्योरिटीज़ जो है फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है बोर्ड मीट जून 29 को होने वाली है, जहाँ पे कंसिडर की जाएगी डी लिस्टिंग। अब याद रखिए जो पीक क्वार्टरली रिजल्ट्स के जो आंकड़े आए थे, इनके प्रॉफिट्स 380 करोड़ हुआ करते थे Q3 FY22 में, और वो घट के 263 करोड़ हो गए हैं आपके Q4 FY23 में। इवन वैल्यूएशंस देखें तो ऑलमोस्ट 14 टाइम्स आ रही है और जो 5 ईयर एवरेज है वो ऑलमोस्ट 16.3 प्राइस है।
टाइम्स है। आईपीओ प्राइस देखें तो 520 रुपये का था जब वो लिस्टिंग हुई थी आपके अप्रैल 2018 में, और जो थर्सडे की क्लोजिंग प्राइस है वो लगभग 526 रुपये थे। फिर वहाँ से जो हमने देखी है ऑलमोस्ट 15% का जो रैली पिछले 2 सेशन में देखने मिला है, इंक्लूडिंग आज का। ओवरऑल जो है कंपनी इन्वेस्टर्स को डिविडेंड ज़्यादा दी है, लगभग 80 रुपये का डिविडेंड है। जो CAGR आया है शेयर प्राइस का 3% ही सिर्फ आया है, और निफ्टी की कंपेयर करें उस पीरियड में तो 13% CAGR आया है। ओवरऑल ब्लूमबर्ग कंसेंसस टारगेट प्राइस 523 रुपीज़ पर शेयर है, लेकिन कुछ रीसेंट परफॉर्मेंसेस के ट्रिगर्स है जहां पे इम्पैक्ट पड़ा है। ऑफकोर्स पहला है कि नए क्लाइंट में एडिशन में प्रॉब्लम आई है, एक्टिव बेस भी ज़्यादा नहीं बढ़ा है, और प्रॉफिटेबिलिटी सबड्यूड रही है, स्पेशली जो उनकी कोर ब्रोकिंग इनकम है। जो नए प्लेयर्स आए हैं जैसे कि आपके एंजल वन हुए, ज़ीरोडा हुए, तो वहाँ पर उनकी ओवरऑल मार्केट शेयर लॉस भी हुई है। तो इन्वेस्टर्स के जो एंगल से देखा जाए तो स्टॉक ने जो है ज़्यादातर डिविडेंड दिया है, ओवरऑल रिटर्न्स नहीं दिया। लेकिन पिछले 2 सेशन में देखें तो यहाँ पे एक अच्छी जंप देखने मिली है। ये तो गई खबर। 520 वाला आईपीओ 620 पे ट्रेड कर रहा है, वो भी 4-5 साल के बाद। तो कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं हुआ, लेकिन डिविडेंड प्ले अच्छा था। लेकिन अब जो खबर अंकुर लेके आए उसमें कहानी में ट्विस्ट हो सकता है। अंकुर आप बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। जब भी ये डीलिस्टिंग की खबर आती है तो आम शेयर होल्डर्स की धारणा यही होती है कि हमें करीब 30-40% एप्रिसिएशन मिलेगा, कैश मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमें जो सूत्रों से पता चला है कि इस बार जो ये डीलिस्टिंग प्लान हुई है और जो सेबी से अप्रूवल मिला है वो मिला है शेयर स्वैप का। मतलब जो शेयर धारक हैं ICICI सिक्योरिटीज के, उनको ICICI बैंक के शेयर मिलने वाले हैं, कैश नहीं मिलने वाला है। अब ये स्वैप रेशियो क्या होगा, इस पर बोर्ड बैठक जरूर निर्णय लेगा, जो कि 29 जून को होने वाली है। लेकिन अभी के लिए बड़ी खबर यही है शेयर धारकों के लिए कि उनको इस डीलिस्टिंग से कोई कैश नहीं मिलने वाला है, बल्कि ICICI बैंक के शेयर मिलेंगे। ये तो बहुत डिफरेंट कहानी में ट्विस्ट आ गया। अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया ये खबर लाने के लिए। गिरीश ओधानी हमारे साथ हैं। गिरीश, आपने अंकुर की बात सुनी, एक्सक्लूसिव डिटेल्स कि ये शेयर स्वैप में आपको ICICI बैंक का शेयर मिलेगा, वो भी शेयर स्वैप कितना है वो बाद में डिस्कस होगा। अब इसीलिए स्टॉक केवल 8% ऊपर रह गया है, कैश मिलने वाला नहीं है। देखिए, अगर लॉन्ग टर्म पोजीशन में देखा जाए तो इसमें बुराई भी कुछ नहीं है, क्योंकि आप ICICI बैंक के शेयर्स को ले रहे हो, हम इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर्स को एंगेज कर रहे हैं इसके अंदर, तो बुराई कुछ भी नहीं है कि हम ऐसे इस पोजीशन पे देखेंगे। बट हाँ, ये जो है कि एक सेंटिमेंटल इफेक्ट जो आ जाता है इसके अंदर कि ऑलरेडी हमें काफी अच्छा गेन जो मिलने वाला था एक एज अ इन्वेस्टर को, तो वो कहीं पे भी थोड़ा सा ड्रॉबैक आएगा इसके अंदर। तो थोड़ा सा हमें ये जरूर दिख सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा जो शेयर 8-9%, 10% के हाई पे था, वो कहीं पे भी 3-4% के हाई पे ही रह के रह जाए। ओके, तो चलिए यहाँ पर एक इंटरैक्शन फंडामेंटल आउटलुक हमारे रिसर्च एनालिस्ट और साथ ही हमारे रिपोर्टर अंकुर ने भी यहाँ पर आपको ICICI सिक्योरिटीज और ICICI से जुड़ी और डीलिस्टिंग की जो तैयारी है इस पर सारी की सारी अपडेट आपको बताई। लेकिन चलिए इसके आगे कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर अच्छा एक्शन है। एरोस्पेस एंड डिफेंस में 2 स्टॉक्स हैं, जेन टेक्नोलॉजीज और पारस डिफेंस। दोनों स्टॉक्स में अच्छी मजबूती है। ओवर द वीकेंड एक खबर आई थी कि DGFT ने, जो कि द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, इन्होंने ड्रोन एक्सपोर्ट के लिए जो रूल्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उसमें लिबरलाइजेशन यानी कि कुछ हद तक का ईज आउट किए हैं जो रूल्स हैं उन्हें। और इसका असर जो है एरोस्पेस डिफेंस से जुड़ी कंपनियों के लिए और ग्लोबल फ्रंट पर इन कंपनियों को काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम बूस्ट मिलता दिख सकता है। दोनों स्टॉक्स जेन टेक्नोलॉजीज कुछ करीब 6% की मजबूती दिखा रहे हैं, और पारस डिफेंस में भी, एरोस्पेस डिफेंस में लगातार फोकस भी है, और ये स्टॉक्स में अच्छा एक्शन आज नजर आ रहा है। बिल्कुल मानसी, और देखिए ये एक रिवाइवल है। अगर हम देखें तो स्टॉक्स, दोनों ही स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं इन द लास्ट 3 to 4 months, और अब एक कंसोलिडेशन फेज में चले गए थे विद माइल्ड नेगेटिव बायस, या आप इसको प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं। बट अब एक हम रिवाइवल सा इनमें आता हुआ देख रहे हैं। फ्राइडे के जो लोज बनाए थे, अच्छी खासी आज गैप अप ओपनिंग मिली है दोनों को, व्हाटएवर 10 minutes हैव पास्ड उसमें सस्टेन भी कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। मेरे हिसाब से दोनों ही स्टॉक्स में फ्रेश एंट्री ली जा सकती है। ऑफ हाइज हैं तो आपका जो कॉस्ट ऑफ बाइंग है ये भी थोड़ा सा नीचे आ गया है। पारस डिफेंस में अगर आप फ्रेश एंट्री लें तो यहाँ पे आपका जो पहला टारगेट रहेगा ये 425 का रहेगा, और दूसरा टारगेट 450 का लेके चले। स्टॉप लॉस 395 to 390 के जो जोन्स हैं इसके आसपास।
जहां तक पारस डिफेंस की बात है, वेरी सिमिलर स्टॉक में वॉलेटिलिटी हालांकि जेन टेक्नोलॉजी से थोड़ी ज्यादा रही है, बट दैट आल्सो मींस कि यहाँ पे जो आपको अपस्विंग्स हैं ये भी उतने ही बड़े मिल सकते हैं। सो यहाँ पे भी आप एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। फ्राइडे का लो और आज का जो लो है ये फेयरली सिमिलर है, सो दैट शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट जोन। तो 600 605 के जो जोन्स हैं इनको अपना सपोर्ट बना के चले। यहाँ पे जो आपका टारगेट है ये 640 का रहेगा और दूसरा जो टारगेट है ये 665 का रहेगा। दोनों में ही एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक रिवाइवल आता हुआ दिख रहा है, सपोर्ट जोन से रिबाउंड कर रहे हैं, तो फ्रेश एंट्री के कैंडिडेट्स बनते हैं बिल्कुल। शिवांगी, ये कंजम्पशन स्टोरी में भी काफी अच्छा एक्शन है। टाटा कंज्यूमर के चार्ट से आप देखिए लॉन्ग्स डेवलप होते हुए बाजार खुलने के साथ ही यहाँ पर हुए हैं, लॉन्ग्स बिल्टअप हो रहे हैं, करीब 3% तक की मजबूती टाटा कंज्यूमर के स्टॉक प्राइस में इस वक्त नजर आ रही है। शिवांगी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। टाटा कंज्यूमर, जी, टाटा कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि ये पूरे स्पेस में काफ़ी एक अच्छा एक अट्रैक्शन था और अच्छी बात ये है कि फ्राइडे के सेशन में एक डोजी फॉर्मेशन के बाद आज वापस स्टॉक जो है जो बढ़त देखने को मिल रही है, तो बिल्कुल पॉजिटिव है। एक जो डिक्लाइन है वो और पॉजिटिव प्ले आउट कर रहा है स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे राय रहेगी मेरे कि बने रहे नेक्स्ट जो लक्ष्य बनते हुए दिख रहे हैं वो 900 के आसपास है। 850 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। शुक्रवार को भी मौके बन रहे थे इसमें, ये हमने क्लोजिंग में बात भी की थी कि यहाँ मौका मिलना चाहिए, क्या थोड़ा सा सॉफ्ट है टाटा कंज्यूमर और उन्होंने जिसने लिया होगा शुक्रवार को उनके लिए आज ये गेंस भी हैं, ठीक है, और तेज़ी बढ़ भी रही है। फार्मा, एफएमसीजी, कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स और अडानी स्टॉक्स भी रिकवर हुए हैं और इंडसइंड बैंक में भी आपको 1% की मजबूती दिख रही है, जो शुक्रवार को वीक मार्केट में भी अच्छा खासा 3-3.5% की तेज़ी के साथ काम कर रहा था। लेकिन पिछले कुछ मिनटों में ऑटो स्टॉक्स ऊपर आए हैं, हीरो मोटोकॉर्प हो, बजाज ऑटो हो, इनमें आपको एक मूव दिख रही है। क्या ट्रेड्स आप चूज करेंगे प्रशांत? क्या ऑटो स्टॉक को रडार पे आ रहा है, हीरो या बजाज ऑटो? अनम्यूट योरसेल्फ प्रशांत। जी प्रियंका, मैं यहाँ पे एक स्टॉक जो मेरे रडार में आ रहा है उसके बारे में बात करना चाहूंगा, इफ यू आर फाइन। तो वो स्टॉक होगा बीएल कश्यप, करीबन 45 ऑलमोस्ट स्पॉट इस लेवल पे है। मुझे लग रहा है ये एक अच्छा पैटर्न बना रहा है अगर मैं हायर टाइम फ्रेम पे जाऊं, और वॉल्यूम बैक पैटर्न है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट 39 का, डीप रखूंगा मैं, और मेरा जो टारगेट होगा वो 55 का होगा, 55। मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक अच्छे ब्रेकआउट की कगार पे, थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ बट वॉल्यूम की वजह से कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे लगता है पोजीशन बनाई जा सकती है। जहां तक ऑटो सेक्टर की बात है तो मुझे लग रहा है अभी के लेवल में फिलहाल मारुति मुझे काफी अच्छा लग रहा है, ऑलमोस्ट 9350 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे 9280 का स्टॉप लॉस रख सकते हो, लेस देन 1% आपकी रिस्क होगी, 9280 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस। और यहाँ से जो पुल बैक आएगा मुझे लग रहा है करीबन आपको 9500 से लेके 9550 तक के टारगेट भी दिख सकते हैं। मारुति पसंद आ रहा है बजाज ऑटो का, क्योंकि एक यूके मार्केट में भी एक नया वेरिएंट लॉन्च होना था, पर आई थिंक उसका मोमेंटम काफ़ी हद तक पिछले हफ्ते भी आया है। अभी आप ऑलमोस्ट 0.5% की ही तेज़ी बेसिस में देख रहे हैं। ओवर द टाइम देखते हैं कैसे बढ़ती है तेज़ी, लेकिन कुछ और स्टॉक्स किन स्पेसेस में नज़र होगी। आप केमिकल स्पेस के कुछ सेलेक्टेड काउंटर्स, होटल काउंटर्स में आपको मूव दिखाई दे रही है, टेक हार्डवेयर काउंटर्स में काफ़ी अच्छी मूव है, रेडिंगटन जैसे काउंटर्स में 1.5% की मूव है। कोई और सेक्टर आपके रडार पर होगा कुछ, रेडिंगटन जैसे स्टॉक्स? मेरी नजर एक्चुअली एनबीएफसी और बैंकिंग स्पेस पर ही है फिलहाल, लेकिन जैसे आपने रेडिंगटन के बारे में पूछा, देखिए स्टॉक में कंसोलिडेशन है, ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है, तो थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव होगा। लेकिन अगर ये 190 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको आज ही आज इंट्राडे में एक अच्छा खासा इसमें मूव मिल सकता है, टुवर्ड्स 194 एंड 198 काइंड ऑफ लेवल्स। तो स्टॉक में बायस बिल्कुल पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन भी है, विद सम पॉजिटिव बायस। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी इसमें स्लाइट अपटिक दिखा रहे हैं, तो इसको आप अपने रेडार पे रख सकते हैं। 190 के ऊपर सस्टेन करे तो आप इसमें बाइंग करिए। स्टॉप लॉस जो है 186 के पास रहेगा। सो रेडिंगटन थोड़ा सा फिलहाल कंसोलिडेशन मोड में है, बट हाँ बिल्कुल आप इसको रेडार पे रख सकते हैं। शिवांगी, ये श्री सीमेंट में देखिए क्या हुआ, ओवर द वीकेंड खबर आई, सुबह काफी शॉर्टिंग हुई, 10% तक स्टॉक गिरा और उसके बाद रिकवर करके अभी 6% रह गया है। क्या ये एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट बन सकता है, या आपको लगता है पोजिशनली ये भाव अच्छे आ रहे हैं एंट्री के लिए?
जी, श्री सीमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि पूरे ही सीमेंट स्पेस में ये एक ऐसा स्टॉक है जो कंपैरेटिवली थोड़ा वॉलेटाइल ज़्यादा है और स्विंग ज़्यादा इसमें देखने को मिली है। और पिछले हफ्ते पूरा हमने गिरावट देखा और आज न्यूज़ बेस्ड हमने एक देखा है कि एक काफ़ी शार्प डिक्लाइन भी देखा। तो इसमें एक वेट एंड वॉच का स्टांस मेरे जो है राय रहेगी। और हम जो है दूसरे सेक्टर्स पे भी फोकस कर सकते हैं जो मोमेंटम में है और सीमेंट में एक बार वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ये तो हो गया श्री सीमेंट। वहीं दूसरी तरफ अगेन टाटा कम्युनिकेशन टीकॉम टाटा कंज्यूमर सुबह हमने टाटा कंज्यूमर बात भी की थी, प्रशांत से बात की थी। वापस जाते हैं, प्रशांत ने कहा था, मैंने पूछा था टाटा कंज्यूमर क्या आप लेंगे इस भाव से, ऊपर से 25-30 रुपए घटा हुआ है स्टॉक है, वापस आ गया 865 पे। आज आपने लिया होता तो आपको 25 रुपए में 10-15 रुपए तो आपको मौका लग ही गया होता। प्रशांत एक बार दोबारा इसको रिविजिट करेंगे, ये कॉल ठीक बैठ गया आपका? जी बिल्कुल। इनफैक्ट मार्केट ओपनिंग के पहले ही अजय जी मैंने आपको ये कहा था कि मुझे ये पैटर्न काफी अच्छा लग रहा है और ये ऑलमोस्ट 880 तक जा सकता है, जैसे ही खुल जाए आप ले सकते हो। तो मुझे लग रहा है अगर आप ओपनिंग भी कंसिडर करें, वहां से भी एक अच्छी रैली आई है। ऑलमोस्ट 865 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर दोपहर के सत्र में हम करीबन 870 के ऊपर निकल जाए तो मुझे लग रहा है जो टारगेट्स मैंने कहे थे 880 885 वो आज ही दिख सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा कल। ओवरऑल वेरी स्ट्रांग मूव एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छी कम से कम एक 2 to 3% की मूव और आ सकती है। ओके, एरोस्पेस डिफेंस में स्मॉलर प्लेयर्स और डिफेंस में ही हैवी वेट्स में भी आज अच्छा एक्शन है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड, कुछ ये सारे के सारे स्टॉक्स अगर आप देखें, शिप बिल्डिंग अलाइड सर्विसेज में भी कोचीन शिपयार्ड में शार्प अप मूव, 3% की तेजी, और एचएएल का स्टॉक भी दिन की शुरुआत से एक शार्प अपटिक दिखा रहा है। अपस्विंग हम यहाँ देख भी रहे हैं, पर इनफैक्ट पिछले हफ्ते ही हमने देखा नेवी कॉन्ट्रैक्ट भी कोचीन शिपयार्ड को मिला था करीब 300 करोड़ का। लगातार ये स्टॉक्स फोकस में है। क्या ये कह सकते हैं कि मजबूती दिख चुकी है, साइंस नजर आ चुके हैं, अब एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए ही पोजीशन होल्ड करने का मौका है, ये यहाँ से फिर एंट्री पॉइंट्स भी मिलेंगे नई पोजीशंस के लिए? सो मानसी, आई थिंक यू आर राइट। यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच पेशेंस करना चाहिए और पोजिशनल प्ले लेना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे न्यूज और जो स्टॉक मूव है टेक्निकल एंड फंडामेंटल जैसे कहते हैं हम, दोनों एक तरह से कंबाइन हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो यूएस विजिट थी वहां पे डिफेंस को लेके बहुत सारा ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड था, जो हुआ भी, और प्राइस में भी ये मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है। सो ऑलरेडी हम एक शार्प रन अप इन स्टॉक्स में देख चुके हैं। इट्स नॉट दैट दिस स्टोरी इज ओवर, ऑफ कोर्स नॉट। ये आई थिंक मल्टी ईयर स्टोरी है, तो यहाँ पे और तेजी आपको देखने मिलेगी अक्रॉस दी सेक्टर्स। आप चाहे शिप बिल्डिंग ले लीजिए, बाकी जो डिफेंस के वर्टिकल्स है वहां पे बात कर लीजिए। लेकिन अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे या तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी या थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन होगा। तो पोजिशनली लेना चाहें तो आप इनमें बिल्कुल एंटर कर सकते हैं। अब अगर मैं कोचीन शिपयार्ड की बात करूं तो देखिए स्टॉक में एक अच्छा खासा रिवाइवल है। थोड़े लंबे टाइम फ्रेम के अगर चार्ट्स पे हम देखें तो यहाँ पे बिल्कुल 625 हम सॉरी 625 और 650 के जो जोन्स हैं ये एज अ टारगेट आपके लिए ओपन अप हो जाते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका वो करीब 560 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास रहेगा। सिमिलरली ऑन एचएएल ऑल्सो, अब देखिए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली थी फ्राइडे को, आज स्टॉक रिवाइव कर रहा है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा एज मोमेंटम इंडिकेटर्स आर सजेस्टिंग। सो यहाँ पे अगर आप पोजिशनली लें तो 3850 एंड 4000 के जो लेवल्स हैं इन लेवल्स के लिए इसमें प्ले करें। स्टॉप लॉस आप 3600 का लेके चलें। सो बने रहिए, एग्जिस्टिंग पोजिशन है बिल्कुल तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। फ्रेश पोजिशन तब भी लें जब आपका व्यू यहाँ पे कपल ऑफ मंथ्स का बने। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में हम देख रहे हैं शॉर्ट कवर होते हुए। महानगर गैस, गुजरात गैस और आईजीएल, तीनों स्टॉक्स को अगर देखेंगे अच्छी मजबूती के साइंस यहाँ नजर आ रहे हैं, और लीड करता हुआ एमजीएल का स्टॉक यहाँ पर हम देख रहे हैं। क्या राय होगी यहाँ पर? जी बिल्कुल। अगर हम ये गैस स्पेस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल आईजीएल एमजीएल जो है स्टॉक में काफी अच्छा हमने बढ़त देखा था और काफी हाई कोरिलेशन भी रहता है स्टॉक में, तो दोनों ही स्टॉक जो है वो काफी बेहतरीन लग रहे हैं। बट अगर दोनों में से हम कंपेयर करें तो यहाँ पे मुझे आईजीएल जो है ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो यहाँ पे जो है अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीबन 500 के आसपास, और 470 का एक क्लोज सपोर्ट को ध्यान रखें।
शरद, अभी जो खबर बता के गए थे सीएट में, वो प्ले आउट होती हुई दिख भी रही है। आप इनफैक्ट टायर काउंटर्स में सीएट को देखें तो वहाँ 2-2.5% की मूव है, लेकिन उसके अलावा फोर्जिंग काउंटर्स भी अच्छे चल रहे हैं। एमएनएम फोर्जिंग हो और रामाकृष्णा फोर्जिंग हो, यहाँ पर भी अच्छी मूव है। कोई फोर्जिंग काउंटर शिवांगी आपके रडार पे होगा, एमएम फोर्जिंग या फिर आरके फोर्जिंग? जी बिल्कुल, ये स्टॉक जो है इसमें अच्छा एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था। काफी पॉजिटिव भी लग रहा है, पर जो ये स्पेस है इसमें भी हम बाकी स्टॉक्स को भी देख सकते हैं। इट्स पॉजिटिव टू रेंज बाउंड, मेरा व्यू रहेगा। ठीक है। ये लैंडमार्क के बाद जो ब्लॉक डील हुई थी, तुमने सुबह बात भी की थी, उसके बाद इसमें फॉलो अप बाइंग आ रही है। जो ब्लॉक डील में नाम आए हैं वो काफी बड़े, अबैकस जो सुनील सिंघानिया जी का फंड है, और भी काफी अच्छे अच्छे नाम है। ये देखिए 740, 750 की तरफ जाता हुआ। इनफैक्ट मैंने गिरीश से एक बार पूछा भी था ये कि क्या ये महंगा हो गया इस वैल्यूएशन पे। मुझे भी लग रहा था शायद ये थोड़ा सा अपर एंड ऑफ द ट्रेडिंग वैल्यूएशन रेंज पहुंच रहा है, लेकिन सरप्राइजिंग देखिए 750 का भाव हो गया। कहीं ना कहीं टेक्निकल और फंडामेंटल को अलग अलग रखना चाहिए। इस समय फैंसी है स्टॉक में, क्योंकि इसके जैसे दूसरी कोई कंपनी है। जैसे आइडिया फोर्ज अपने आप में एक नई कंपनी है, ड्रोन में बड़ी कंपनियों में कोई लिस्टेड नहीं है, वैसे ही लग्जरी रिटेल की कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है। राइट, तो आपको उसको प्रीमियम इसी से खेलना पड़ेगा आपको। देखिए इसीलिए कुछ जरा इसके चार्ट को चेक करके बताएं, लैंडमार्क कार्ड्स। सो अजय, अगेन अच्छा खासा ट्रैक्शन है, बिल्डअप हो रहा है, और हमने आज जो मूव देखा है ये एक्चुअली एक फॉलो अप है। पिछले 3-4 सेशंस में स्टॉक में एक फॉल था, लेकिन फ्राइडे में एक वॉल्यूम बैक हमें बहुत क्लियर अप मूव देखने मिला था। 730 के जो लेवल्स थे ये स्टॉक के लिए एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहे थे फॉर द लास्ट कपल ऑफ वीक्स। सो उसके ऊपर सस्टेन करना, वॉल्यूम बैक मूव के बाद ब्रेकआउट देना, यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री का बिल्कुल ट्रिगर बनता है। यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से लेना चाहें तो 765 एंड 790 के जो दो टारगेट्स हैं, इनके लिए इसमें आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका 725 के आसपास रहेगा, तो 730 के रेजिस्टेंस जोन्स थे, नाउ दे विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ सपोर्ट। तो डेफिनेटली स्टॉक में एक मोमेंटम है, और जो मच नीडेड एक ब्रेकआउट चाहिए था फ्राइडे के वॉल्यूम बैक मूव के बाद, आज जो हम फॉलो थ्रू देख रहे हैं, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज दैट। तो यहाँ पे भी आप एक फ्रेश एंट्री बिल्कुल ले सकते हैं। फ्रेश एंट्री आप लैंडमार्क कार्ड्स पे रेकमेंड करेंगे यहाँ से। एफएमसीजी पैक में अच्छी खासी मूव है। शिवांगी, कोई रडार पर है आपके स्टॉक? जी एफएमसीजी पैक में मेरे रडार पे है। ऑफ कोर्स पूरा ही स्पेस काफी अच्छा लग रहा है, बट मेरे रडार पे है आज बाटा इंडिया। तो हमने देखा है कि ये स्टॉक जो है वो काफी हम इसमें एक्शन देखने को मिलता है, और कोई भी इसमें छोटी गिरावट में हम देख रहे हैं कि बाइंग में कन्वर्ट हो रही है। काफी अच्छा लग रहा है ये स्ट्रक्चर अभी रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से भी। तो यहाँ पे हम इसमें नजर रखें 1700 तक के लेवल्स के लिए, और 1600 के एक स्टॉप लॉस को ध्यान रखें। ठीक है। बाटा इंडिया हिस्टोरिकली जून जुलाई में अच्छा चलता भी है, शायद स्कूल्स का एक ट्रिगर होता है। कुछ चीजें तो कोलकाता की भी कंपनी है। अच्छा, भी कोलकाता की कंपनियों ने पसंद भी आई है। ठीक है, टेक्निकल बेसिस पर शिवांगी हमें राय दे रही थी। शिवांगी, थैंक्स सो मच आज आने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपका? जी जो भी हमने डिस्कस किया, मेरा पर्सनल होल्डिंग कोई नहीं है। मोतीलाल और क्लाइंट्स में हैव सोल्ड। ठीक है। सीमेंट स्पेस लेकिन थोड़ा सा सबड्यूड लग रहा है, इसको लेके काफी सारे कंसर्न्स हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बारिशों में हो ट्रेडर्स भी हैं। जाता है। हाँ, बारिशों में हो भी जाता है। रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि मीडियम थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड संभल के आपको करना पड़ेगा। लेकिन सीमेंट स्टॉक्स में एक्शन काफ़ी है। यहाँ पे आपको क्या लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छे इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ निकल रहे हैं, या आपको दूर रहना चाहिए? हमारे साथ इस समय एक स्पेशल बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं शेर खान के एनालिस्ट रोनाल्ड सियोनी। रोनाल्ड, सबसे पहले मैं आपसे श्री सीमेंट पे बात करना चाहूँगा। ठीक है, जो भी खबर वगैरह आई वो सब ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ आपको वैल्यूएशंस पे जानना चाहूँगा। इस समय 6.5% नीचे है, करीब 1600 रुपये, 23,000 के आसपास। और ये कंपनी वो है जो कभी सस्ती मिलती ही नहीं थी। इनफैक्ट श्री सीमेंट को एक प्रीमियम मिलता है सीमेंट स्पेस में। क्या ये जो मौका मिल रहा है, जिस भी वजह से इस डिक्लाइन को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इस्तेमाल करना चाहिए या दूर रहना चाहिए? रोनाल्ड, अपना माइक को अनम्यूट करें आप। या सॉरी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अगर श्री सीमेंट की हम यहाँ पे बात करें तो हमारा रिड्यूस रेटिंग रहा है ये इश्यू के पहले से ही, और 23,000 का टारगेट था हमारा।
जैसे कि आपने बोला कि ये प्रीमियम पे ट्रेड करता है, ऑलमोस्ट 20 to 30% प्रीमियम पे ट्रेड करता है कंपेयर टू अल्ट्राटेक, रैमको और अदर लार्ज पीयर्स। तो हमें लग रहा था कि काफी क्वार्टर्स से जो ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी थी इनकी, तो वो उतने जो प्रीमियम डिजर्व करते हैं उस हिसाब से आ नहीं रही है, बल्कि कंपनी कोशिश कर रही है कि ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी उनका प्रीमियम पे रहे कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। बट बाकी प्लेयर्स ने कैचअप किया है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसीज एंड दे हैव नाउ बिकम ऑन पार टू द कंपनी। सो जो 20% और EV टू EBITDA मल्टीपल हायर मिलते थे श्री सीमेंट को, तो वो वहां पे हमें रिस्क लग रहा था, इसके लिए हमने उसको रिड्यूस पे रखा था। अब जहां तक ये इश्यू का सवाल है, तो ऑफ कोर्स जो प्रीमियम पे इतना ट्रेड कर रहा था, और ये इश्यू भी एक अनसर्टेनिटी प्रोवाइड करता है, जब तक इसका क्लियर कट आउटकम नहीं आता, तो तब तक ये स्टॉक थोड़ा कमजोर रहेगा। और ये इश्यू जब तक सॉर्ट आउट नहीं होता है, तब तक हम वैसा नहीं रिकमेंड कर सकते कि ये लेवल पे हमें इस पे एंट्री करना चाहिए। तो आपका ये अवॉइड कॉल है इस समय श्री सीमेंट पे, ये एक आपने अच्छी बात बताई, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इतना तेज़ गिरावट देखने के बाद काफ़ी व्यूअर्स, हमारे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स वो भागते हैं स्टॉक की तरफ। तो ये आपने खास बात बताई कि अभी जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा अवॉइड है ये। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ज़्यादा चीप वैल्यूएशन आपको पूरे स्पेस में, सीमेंट स्पेस में कौन से स्टॉक के नज़र आते हैं? कि सीमेंट एक स्टॉक है जिसमें हमें देखा है कि वो रनअप नहीं हुआ है। अल्ट्राटेक, रैमको, दालमिया में हमने काफी अच्छा रनअप देखा है, बट रिसेंटली ओवर द लास्ट 3 मंथ्स हमने देखा है जेके लक्ष्मी सीमेंट। जेके लक्ष्मी सीमेंट में हमें EV टू EBITDA मल्टीपल्स बहुत कम मिल रहे हैं, अराउंड 5 to 6 टाइम्स EV टू EBITDA मल्टीपल्स पे अभी ये ट्रेड कर रही है। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट हमें लगता है इसमें डीप वैल्यू है, और ये स्टॉक ये भाव पे मतलब आप उसको बाय कर सकते हैं, एंड मतलब इसमें एक अच्छा रिटर्न देने की आशंका है। अब ना जेके लक्ष्मी सीमेंट में रिटर्न्स, लेकिन रोनाल्ड हाई, गुड मॉर्निंग। रॉ मटेरियल प्राइस मॉडरेशन, डिमांड अच्छी खासी होना और प्री इलेक्शन ईयर, ये सारी के सारे मजबूत फैक्टर्स हैं सीमेंट के लिए। लेकिन एक बड़ा ट्रिगर अब तो मॉनसून का है, और मॉनसून के साथ जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में स्लो डाउन आता है, क्या आपको लगता है आने वाले 3 से 4 महीने इस स्पेस के लिए थोड़े म्यूटेड रह सकते हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग। आपने सही बताया, मॉनसून एक सीजनली वीक क्वार्टर रहता है, बट ये एज पर एक्सपेक्टेशंस रहता है कि मार्केट को पता है या मालूम है कि ये टाइम पीरियड जो रहता है वो वीक रहेगा। मोस्ट ऑफ द कंपनीज, उनके जो मेंटेनेंस रहते हैं प्लांट्स के, वो भी ये टाइम पीरियड पे फिनिश करते हैं, तो एक ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी भी कम मिलती है ये क्वार्टर में। बट साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे मोर देन 16% या 20% करेक्शंस जो हुए इम्पोर्टेड और डोमेस्टिक पेटकोक में, कोल प्राइसेस में, मतलब कंसिस्टेंटली हमने देखा है अप्रैल में, मई और जून पीरियड्स में मंथ ऑन मंथ पेटकोक और कोल प्राइस नीचे आए हैं। और दूसरी साइड हमने देखा है कि जैसे कि सीमेंट जो ऑफटेक है थ्रू रेल, जो हमें मई में देखा कि जैसे 6% अप था YOY, 7% अप था मई में, और अप्रैल में 6%। तो ओवरऑल ये क्वार्टर में डिमांड अच्छा है, पावर एंड फ्यूल कॉस्ट कम आ रहे हैं, और ये क्वार्टर एक सीजनली वीक रहता है, वो एक्चुअली एक गिवन है, बट ये कंफर्ट फैक्टर्स है, तो इसके चलते एक प्राइसिंग पे थोड़ा कम प्रेशर रहेगा ये वीक क्वार्टर में। तो आई डोंट थिंक ये क्वार्टर का जो नंबर्स रहेगा उसमें इन कंपनियों के वैल्यूएशंस पे इतना इम्पैक्ट बनेगा। ऑलराइट, थैंक्स वेरी मच रोनाल्ड, आज समय देने के लिए, अपने व्यूज़ हमारे, ये इंसाइट्स हमारे व्यूज़ तक रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बैक टू मार्केट्स वापस लौटते हैं। हालांकि उसी रेंज में है बाजार, 18,700 के तो ऊपर है। कुछ और स्टॉक्स में मेटल्स अब थोड़े ऊपर आए हैं, और लास्ट वीक भी आप देखें तो पहले एल्यूमिनियम काउंटर से सेलिंग शुरू हुई, अब हिंडाल्को ऊपर आते हुए दिख रहा है, और मेटल्स इनफैक्ट बड़े लगाड़ भी रहे लास्ट वीक। कुछ हिंडाल्को जैसे काउंटर्स अगर यहाँ से पुल बैक दिखा रहे हैं, तो आप क्या ट्रेड करेंगे इन्हें?
ट्रेड में यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ, क्योंकि देखिए व्यू मेटल में मेरा बहुत ही क्लियर है, विच इज इट्स अ रेंज बाउंड ट्रेड। सपोर्ट के पास बाय करें, टारगेट के पास सेल करें, जब तक आइदर साइड पे आपको ब्रेकआउट नहीं मिलता है। अब मैं देखूं तो हिंडाल्को ने पिछले कुछ दिनों से 200 डे मूविंग एवरेज जो है 430 का, इसके पास से ही बिल्कुल टर्न अराउंड किया है, और इसका जो नीचे का लेवल है सपोर्ट जोन, विच इज अराउंड 400 405 के जो जोन्स हैं इसके आसपास। तो अब सपोर्ट के पास है, मेरे हिसाब से 405 का जो लेवल है इसको आप अपना स्टॉप लॉस बना के यही जो लेवल्स मैंने बताया 421 और 430, इन लेवल्स के लिए आप इसमें एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, लॉन्ग ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अगर सपोर्ट जोन ब्रेक होता है तब शायद ये शॉर्ट कैंडिडेट बन जाएगा, बट अप अंटिल देन जस्ट प्ले द रेंज इन दिस। इनफैक्ट दिस इज ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ मेटल स्टॉक्स। तो कोई भी मेटल स्टॉक आप प्ले करना चाहें, प्ले द रेंज। राइट नाउ फिलहाल सारे ही स्टॉक्स इसी तरह से बिहेव करते नजर आ रहे हैं। ऑल राइट, ये तो मेटल पर एक व्यू रहा, लेकिन इस बीच बैंक्स और फाइनेंस तो अच्छा कर रहे हैं अटेम्प्ट, और प्रशांत अभी थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे कि उनकी नज़र फाइनेंस काउंटर्स पर रहेगी। थोड़ा सा रेंज बाउंड सेशन तो है, अभी भी आप बाय नहीं करेंगे, या फिर फाइनेंस में कुछ पसंद आएगा प्रशांत? जी प्रियंका, जो सुबह मेरी फर्स्ट पिक थी इंडसइंड बैंक, आई थिंक दैट इज ऑलरेडी डूइंग वेल। और इसके साथ मुझे लग रहा है कि फिलहाल इस लेवल पे एक्सिस बैंक भी डिसेंट है, क्योंकि रिस्क कम है। आप 950 क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस से इसको ले सकते हो। और जहां तक मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी की बात है, तो यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी है, बट आपको थोड़ा लिमिटेड रखना होगा, क्योंकि यू कैन गो अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स, आपको चुनिंदा सेक्टरों में रहना होगा। तो फिलहाल मुझे लग रहा है इस लेवल में एक्सिस बैंक एक अच्छे लेवल पे नजर आ रहा है, 20 दिनों के एवरेज का सपोर्ट है, और जहां डिप आई थी वहां वॉल्यूम भी नहीं था। तो बिल्कुल 950 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, एंड 985 से लेके 990 के टारगेट्स के लिए आप ले सकते हो। इनफैक्ट कुछ हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो जो मिड टियर लेंडर्स हैं, ये आपका 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, उसमें एक अच्छा मूव नजर आ रहा है। ये ब्रेकआउट टाइप का कैंडिडेट है क्या? पिछला काफी ग्राउंड कवर कर रहा है जो इसने लूज आउट किया था। देखिए आज भी 20 रुपए ऊपर है, ये 700 की तैयारी कर रहा है क्या? कुछ आप बताएं। जी हाँ अजय, इनफैक्ट इट्स जस्ट it's just a little funny because this is exactly the stock जो मैं अभी सर्च ही कर रहा था just before you mentioned it। काफी समय से इसमें हम अच्छा खासा एक अप ट्रेंड देख रहे हैं। कुछ दिन पहले जो हमें इसमें गैप अप के साथ ब्रेकआउट मिला था, वो सस्टेन भी हो रहा है। बिल्कुल इसमें आप फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 700 इज एप्ट लेवल। थोड़ा सा पोजिशनल प्ले हो सकता है, लेकिन जिस तरह से मोमेंटम है दैट टारगेट कुड कम सूनर देन लेटर। तो 700 का पहला टारगेट और 745 का जो दूसरा टारगेट है, इसके लिए आप इस स्टॉक में अभी भी एंट्री ले सकते हैं। जो स्टॉप लॉस है ये आपका 630 रादर जो लेवल है इसके पास रहेगा। काफी समय बाद एक हमें इतना अच्छा ब्रेकआउट आते हुए देखने मिला है। वॉल्यूम बैक्ड मूव है, सो डोंट बी सरप्राइज दैट दिस कंटिन्यूज। एंड आल्सो वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, इतने अच्छे मूव के बाद भी अभी भी ओवरहीटिंग के करीब नहीं है। सो देयर स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो इवन ऑन द मोमेंटम इंडिकेटर्स। तो बिल्कुल ये एक स्टॉक है जो आपके ट्रेडिंग रेडार पे होना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ये हीरो मोटो में काफी अच्छी रिकवरी है। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा, हीरो मोटो जब इसमें ये कुछ इनकम टैक्स सर्चेस की कुछ खबर आई थी या कुछ तो था, कुछ रेगुलेटरी एक्शन था, वहाँ ये 2850 के लेवल से गिरा था। 2820 तक वापस आ चुका है ये। तो वहाँ एक ब्रीदर लिया था, उसके बाद वापस चल रहा है। बहुत ज्यादा नहीं गिरा, लेकिन 7-8% गिर के धीरे धीरे रिकवरी का इसने शुरू किया। क्या ये इस समय बाय बनता है? प्रशांत आप बताएं हीरो मोटो। जी अजय जी, ओवरऑल अगर मैं आज सुबह की मूव देखूं तो मुझे लग रहा है कि ऑटो सेक्टर डेफिनेटली एक जो उसका वीकनेस टू कंसोलिडेशन जोन चल रहा था, वहां से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। हीरो मोटो अगर मैं देखूं तो मुझे एक टिपिकल बेस बनता हुआ नजर आ रहा है, एक गैप सपोर्ट पे, जो गैप सपोर्ट था करीबन जून की शुरुआत का। तो यहाँ पे अभी का जो प्राइस है वो करीबन 2820 है। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए करीबन 2780, 2780, और वहां से जो टारगेट आप रख सकते हो वो करीबन 2890 से लेके 2900 का पोजिशनली रख सकते हो। बाजार खुलने से पहले ही बाजार की नब्ज को पकड़ लेते हैं हमारे ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स, और इसी का एक जीता जागता उदाहरण अभी मैं आपको बता रही हूँ। कुश और प्रशांत दोनों ने जो कॉल्स हमें दिए थे पॉजिटिव रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। कुश, एंजल 1 इस पर आपने राय दी थी, 1670 का पहला टारगेट था आपका। KDDL पर भी खरीदारी की राय थी, वो भी 2% चल रहा है, लेकिन एंजल 1 आपका पहला टारगेट मीट हो रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1700 के दूसरे टारगेट थे, आज ही आज टच कर पाएगा एंजल 1?
मानसी देखिए मोमेंटम है एंड जैसा हम टेक्निकल में कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड एंड राइड द वेव राइट। सो यहाँ पे बिल्कुल आप 1700 के टारगेट्स के लिए इसमें अभी भी अगर आप लेना चाहें पोजीशन तो ले सकते हैं। टारगेट 1 हिट हुआ है एंड you'll रिकॉल कि दिस इज ऑन द बैक ऑफ द 1600 का सेकंड टारगेट जो हमने जस्ट लास्ट वीक ही डिस्कस किया था। तो काफी समय बाद इसमें इस तरीके का मोमेंटम हम आते हुए देख रहे हैं। पहले भी एंड बाय पहले आई मीन कुछ महीनों पहले हमने डिस्कस किया था जब कॉन्स्टेंटली एक ऐसी वेव आई थी स्टॉक में जो हमने पकड़ी थी। फिर जब प्रॉफिट बुकिंग का दौर आया तो हमने कहा कि भाई इससे थोड़ा सा एग्जिट कर जाइए। ये एक सिमिलर वेव हमें यहाँ पे आते हुए दिखी है एंड वी बीन ब्लेस्ड इनफ टू सॉर्ट ऑफ कैच दिस एट द राइट टाइम। 1600 का टारगेट मीट हुआ है, 1670 का टारगेट मीट हुआ है एंड यूर राइट 1700 के टारगेट के लिए अभी भी प्ले कर सकते हैं। सो ये मोमेंटम है जो इसको और ऊपर के लेवल्स पे ले जा सकता है बट वन स्टेप एट ए टाइम। तो ट्रेडिंग के लिहाज से लें, 1700 के टारगेट के लिए अभी प्ले करें। सुबह किसी ने हमारा बात सुन के लिया हो तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है उसे अप करके 1650 कर दें। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग दिस। मोस्ट वेलकम। प्रशांत, आपकी दी दोनों कॉल्स भी इस वक्त मजबूती के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। इंडसइंड बैंक अभी आप बता ही रहे थे और सिप्ला के चार्ट्स में भी हम दिख रहे हैं मजबूती, लेकिन इसके साथ औरोबिंदो फार्मा पर भी एक बार आप अपनी राय दीजिए। 52 वीक हाई पर ये स्टॉक ट्रेड करता हो, क्या इस पर भी नजर रखनी चाहिए? जी मानसी, आई थिंक यू आर रीडिंग माय माइंड, क्योंकि जब भी मुझे अजय जी ने पूछा मार्केट ओपनिंग के लिए तब मुझे 2 स्टॉक रडार में थे, एक था औरो और एक था नैटको फार्मा। तो उस वक्त मैंने नैटको फार्मा चुना करीबन 690 के जस्ट 2 पॉइंट ऊपर 692। बट अगर मैं औरो की तरफ देखूं यानी औरो फार्मा की तरफ तो भी मुझे स्ट्रेंथ और एक वैलिड ब्रेकआउट आफ्टर अ स्क्वीज नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रखो कैश में। आज के लो के नीचे 695 मुझे लग रहा है कि 740 तक के लेवल भी ये दिखा सकता है। नॉर्मली ये स्टॉक जब चलता है, अगर आप 2014-15 में इसकी मूव देखो तो ये नॉर्मली बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देता है और एक्सट्रीमली हाई बीटा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आप थोड़ा डीप रखो स्टॉप लॉस 695 एंड होल्ड फॉर टारगेट्स अराउंड 735-740। प्रशांत, अगर आप देखें तो दूसरे ब्रोकिंग आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के साथ साथ एंजल के साथ साथ दूसरी कंपनियां भी वापस आ रही हैं। देखिए मोतीलाल ओसवाल के स्टॉक को आज देखिए, काफी दिनों के बाद इसमें हमने अच्छा मूव देखा है। मोतीलाल ओसवाल डेज हाई पे करीब 2% ऊपर 700 रुपए के करीब पहुंच गया। इसके चार्ट जरा चेक करके बताएं। ये नीचे से 550 वाला 700 के करीब आ रहा है। प्रशांत जी, यहाँ पे मुझे लग रहा है एक अच्छा सपोर्ट है अजय जी, और करीबन अभी हम ऑलमोस्ट 685 पे, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 665, 665, 660 भी रख सकते हो कंफर्टेबली। जो स्विंग हाई बना हुआ है करीबन 720, ये आपका टारगेट 1 होना चाहिए और यहाँ पे आने पे आप कम से कम 20-25% प्रॉफिट बुक कर लो और बैलेंस स्टॉप लॉस को 700 से ट्रेल करो और ऊपर के टारगेट्स के लिए होल्ड करो। बट 720 दिख जाए जो प्रीवियस हाई था तो आपको पार्ट प्रॉफिट बुक करके ट्रेल डेफिनेटली कॉस्ट के ऊपर करना है। इनफैक्ट ये कजारिया को देखिए जरा, कुछ ये आपका पुराना फेवरेट 1000 क्रॉस हुआ, फिर 1100 हुआ, 1200, 1300 के करीब पहुंच गया है। अच्छा मूव नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब जरा इसका लंबा चार्ट दिखाएं। कजारिया क्या अपने प्रीवियस हाइज की तरफ जा रहा है क्या कुछ? सो अजय देखिए, अगर मैं थोड़ा सा एक मिनट एक्स्ट्रा लूं और ये बताऊं तो मैं हमेशा यही बिलीव करता हूं कि आप ट्रेडिंग भी ऐसे स्टॉक्स में करें जिसमें आप इन्वेस्ट करके रह सकते हैं। सम ऑफ दीज स्टॉक्स आर इन दैट कैटेगरी। कजारिया में अगर आप देखें तो जो मूव्स आए हैं they have been steady, they have been thorough and बहुत ही रिलायबल से मूव्स रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि कभी आप ऐसे स्टॉक में मार्केट के चलते थोड़ा सा डिप आए और आप जैसे हम कहते हैं अटक भी जाए, तभी भी आपको चिंता नहीं होगी। दिस इज दैट स्टॉक फॉर मी राइट नाउ। सो बिल्कुल यहाँ पे जो ऊपर के लेवल्स जो हमने देखे थे करीब 1370 के आसपास, देखिए जिस तरीके का मोमेंटम है, डोंट बी सरप्राइज्ड कि वो लेवल्स भी आते हुए दिखें। अब स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में चला गया है। आप देखें तो स्टॉक साइडवेज है लेकिन वॉल्यूम एक्शन पिकअप हो रहा है। ये सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल डिलीवरी बाइंग है। थोड़ा सा हो सकता है कि समय लगे बिफोर इट गिव्स अ ब्रेकआउट अबव दोस 1320 लेवल्स जो इसने रीसेंट हाइस बनाए थे, लेकिन आई वोंट बी सरप्राइज कि 1320 का लेवल क्रॉस होते ही आपको सीधा 1400 और उसके प्लस के लेवल्स देखने मिले। तो यहाँ पे एक अच्छे मूव के बाद कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर कोई पेशेंट इन्वेस्टर हो या मीडियम टर्म काइंड ऑफ ट्रेडर हो तो ये बहुत अच्छा लेवल है यहाँ पे एंट्री करने के लिए। सो फ्रेश एंट्री लें तो आपका जो स्टॉप लॉस है उसको जरा सा नीचे करीब 1350, 1255, 1260 के जो लेवल्स हैं इसके पास में रखें। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ऊपरी स्तरों पे 1370 विच इज द रीसेंट हाई, ये आपके लिए एज अ टारगेट एक्ट करेगा। अबव दैट 1420 के जो लेवल्स हैं ये आपके लिए एज अ टारगेट एक्ट करेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और इसमें बिल्कुल आप फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं यहाँ से।
प्रशांत, क्विकली लाइफ इंश्योरेंस में दोनों स्टॉक्स HDFC लाइफ और SBI लाइफ, क्योंकि मजबूती यहाँ पर नजर आ रही है, अच्छे रिएक्ट कर रहे हैं, इस पर भी आप अपनी राय दीजिए। मंथ के सवाल मेरे लिए प्रशांत आप अपनी राय HDFC लाइफ और SBI लाइफ पर। जी बिल्कुल। मैं यहाँ पे सुबह हमने डिस्कस किया था HDFC लाइफ, तो मैं इसके ऊपर डेफिनेटली एक राय देना चाहूंगा कि यहाँ पे मेरी राय क्लियर थी कि यहाँ पे शॉर्टिंग मत कीजिए। इनफैक्ट अगर अपॉर्चुनिटी मिले और ये आपको 610-15 के नजदीक मिले तो आप बाय कीजिए। तो इसका 616 का लो बनाए और हम फिर से 630 के लेवल पे, मुझे लग रहा है यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप रखिए 610 610, और जो स्विंग हाई बना हुआ था 660, ये आपका टारगेट 1 होना चाहिए। और ये जैसे ही आए आप इसमें पार्ट प्रॉफिट बुक करके जो बैलेंस क्वांटिटी होगी उसको 640 से ट्रेल करो। चलिए, ये राय आपको मिलती हुई, लेकिन पिछले कुछ सेशंस में हमने कमजोरी के साइंस देखे थे, मार्केट्स वहां से रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा है।